शेन ने कई बार टेलीपोर्ट करने और चोंगाओ स्टार की ओर जाने वाले अंतरिक्ष यान में चढ़ने के बाद अप्रत्याशित रूप से बिंग लेया को भी अंतरिक्ष यान पर पाया। जब वह चला गया तो उसने स्पष्ट रूप से बिंग लेया को परेशान नहीं किया था, उसे पता नहीं था कि बिंग लेया ने उसे कैसे ढूंढ लिया। मुझे उन निर्वाण अंडों में कोई दिलचस्पी नहीं है जिनका आपने उल्लेख किया है, मेरा अनुसरण करना बेकार है, लिन शेन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, पहले एक दूसरे को जान लेते हैं। कौन जानता है, हो सकता है बाद में तुम अपना विचार बदल दो। बिंग लेया, हालांकि लिन शेन के साथ रहने के लिए दृढ़ थी, ऐसा लग रहा था कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक हार नहीं मानेगी। ये देखकर कि उसकी कही किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, लिन शेन ने ध्यान देना बंद कर दिया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। एक बार फिर चोंगगाओ स्टार पर पहुंचकर लिन शेन सुप्रीम अकेडमी गए, लेकिन लोरेन से मिलना उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने उम्मीद की थी। उन्होंने अकादमी के कुछ कर्मचारियों से पूछा, लेकिन कोई भी लिन शेन को लोरेन से संपर्क करने में मदद नहीं कर सका। लोरेन सुप्रीम अकेडमी में शिक्षक है ना? मैं आपकी मदद करने का कोई तरीका सोचूंगी, बस एक पल रुकिए। मुझे चारों ओर पूछने दीजिए। बिंग लेया को नहीं पता था कि लिन शेन लोरेन को क्यों ढूंढ रही थी, लेकिन फिर भी वह लिन शेन से संपर्क करने में मदद करने के लिए उत्सुक थी। दुर्भाग्य से बिंग लेया का प्रभाव सुप्रीम कबीले पर विशेष रूप से प्रभावी नहीं था, वह केवल ये पता लगाने में कामयाब रही कि लोरेन का अगला व्याख्यान कब था। दुर्भाग्य से चूंकि लिन शेन और उनका समूह अकादमी के छात्र नहीं थे, इसलिए वे शिक्षण क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे। वे केवल बाहर इंतजार कर सकते थे, उम्मीद करते हुए कि शिक्षण क्षेत्र में जाने वाले लूरान से मिलने के लिए वे भाग्यशाली होंगे। कई दिनों तक लिन शेन और उसके समूह को लोरेन से मुलाकात नहीं हुई। आपको लोरेन से क्या चाहिए? अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं, शायद मैं मदद कर सकूं। बिंग लेया ने एक अवसर देखा और अप्रत्यक्ष रूप से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन ने उसे अनदेखा कर दिया और आराम करने के लिए फूलों के बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा कि वह लोरेन से कैसे मिल सकता है। पिछली बार सेलेस्टियल रेस के प्रतिनिधि के रूप में सेवा करते हुए लोरेन से मिलना आसान था। अब दिव्य जाति के प्रतिनिधि का दर्जा न होने के कारण उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि किसी को ढूंढना इतना कठिन होगा। लिन शेन। जब लिन शेन गहरी सोच में डूबा हुआ था तो उसने अचानक किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। ऊपर देखा तो उसने देखा कि डीएस बड़ी ई कुछ ही दूरी पर खड़ी थी और उसे आश्चर्य से देख रही थी। डीएस बड़ी ई को देखकर लिन शेन को तुरंत खुशी का एहसास हुआ और वह जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्यों हो? डीएस बड़ी ई ने थोड़ी उलझन के साथ पूछा। मुझे आपके शिक्षक लोरेन से एक मामले में कुछ मदद मांगनी है, क्या आप परिचय करा सकते हैं? लिन शेन ने सीधे तौर पर अपना उद्देश्य बताया। आपको टीचर लोरेन से मिलवाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको उनसे क्या चाहिए? डीएस बड़ी ई ने उत्सुकता से पूछा। लिन शेन ने विस्तार से नहीं बताया, मेरे शरीर में कुछ समस्या है और मुझे उसकी मदद की जरूरत है। तुम्हारे शरीर में क्या समस्या है? डीएस बड़ी ई ने लिन शेन को देखा लेकिन उसके शरीर में कुछ भी असामान्य नहीं पाया। यह ऐसी बात नहीं है जिसे मैं एक या दो शब्दों में समझा सकूं, लिन शेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। तो फिर मेरे साथ आओ, डीएस बड़ी ई ने कहा और शिक्षण क्षेत्र में चलने लगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। डीएस बड़ी ई के आगे चलने के कारण इस बार उन्हें किसी ने नहीं रोका और बिंग लेया भी उनके पीछे चल पड़ा। बिंग लिया, तुम भी यहाँ क्यों हो? तभी डीएस बड़ी ई की नज़र बिंग लिया पर पड़ी और उसने हैरानी से पूछा। बिंग लिया ने लिन शेन के कंधे पर हाथ रखा, मुस्कुराते हुए कहा, लिन शेन और मैं अच्छे दोस्त हैं, मैं विशेष रूप से उसके साथ आने के लिए आया हूँ। तुम अच्छे दोस्त? डीएस बड़ी ई ने आश्चर्य से उन दोनों को देखा। लिन शेन ने बिंग लिया का हाथ पकड़ लिया और असहाय होकर कहा, हम कब से अच्छे दोस्त हैं? मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर कहानियां देखें। कोई लड़ाई नहीं, कोई बरी नहीं, है ना? मैं तुम्हें लंबे समय से एक अच्छा दोस्त मानता हूं, बिंग लिया ने मोटे चेहरे के साथ कहा। ये देखते हुए कि दोनों के बीच संबंध वैसा नहीं था जैसा बिंग लेया ने बताया था, डीएस बड़ी ई ने कहा, जहां शिक्षक लोरेन काम करते हैं वहां इतने सारे लोगों का प्रवेश करना सुविधाजनक नहीं है। कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ें, मैं यहीं इंतजार करूंगा। बिंग लेया बहुत सहज लग रहा था जब वह इंतजार करने के लिए एक तरफ हट गया। डीएस बड़ी ई ने उसे आश्चर्य से देखा लेकिन कुछ और नहीं कहा और लिन शेन को अंदर ले जाने लगी। जब वे कुछ दूर आगे चले गए तो डीएस बड़ी ई ने पूछा, आप बिंग लेया के साथ कैसे हैं? ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, बल्कि ऐसा है कि वह मेरा पीछा करने पर जोर देता है, लिन शेन ने असहाय होकर कहा। मैं बिंग लेया के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। अगर वह तुमसे कुछ नहीं मांग रहा होता तो उससे बात करना इतना आसान नहीं होता, डीएस बड़ी ई ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके व्यवहार को देखते हुए वह कोई छोटी मोटी मदद नहीं मांग रहा होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन ने बिंग लेया द्वारा बताए गए निर्वाण प्राणियों के विषय को संक्षेप में सुनाया।
ये सुनने के बाद डीएस बड़ी ई ने लिन शेन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, उसने वास्तव में आपको असुरभूत राजा को मारने के लिए घोस्ट गेट स्टार पर जाने के लिए कहा था। आप उस निर्वाण प्राणी के बारे में जानते हैं। लिन शेन कुछ आश्चर्यचकित था। डीएस बड़ी ई ने कहा, घोस्ट गेट स्टार की खोज हाल ही में हुई है, अमर लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं और यह वातावरण असुरभूत राजा को बहुत लाभ पहुंचाता है। कई लोगों ने भूत राजा के निर्वाण अंडे के पीछे जाने की कोशिश की है, लेकिन सभी असफल रहे और कई लोग मर गए। मैंने सुना है कि बिंगलिया ने असुरभूत राजा को मारने की कोशिश करने के लिए कई टीमों का गठन किया और वह भी असफल रहा। इस प्रक्रिया में वह खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। वह वास्तव में आपके पास आया था, जिसका मतलब है कि आपने निर्वाण प्राप्त कर लिया होगा। डीएस बड़ी ई ने लिन शेन की जांच करते हुए कहा, बिल्कुल सही, मैं भी निर्वाण स्तर पर लौट आई हूँ, इसलिए हम फिर से मुकाबला कर सकते हैं। मैं अभी निर्वाण तक नहीं पहुंचा हूं, चलो किसी और समय के लिए मुकाबला छोड़ देते हैं, लिन शेन ने कुछ उदास होकर कहा। इन सभी लोगों को लड़ाई और हत्या पर इतनी अजीबोगरीब लत क्यों थी? क्या वे जीवन का आनंद नहीं ले सकते थे? यह अजीब है, आप अभी तक निर्वाण तक नहीं पहुंचे हैं। बिंगलेया जैसा व्यक्ति घोस्ट गेट स्टार की यात्रा के लिए आपकी ओर क्यों मुड़ेगा? डीएस बड़ी ई ने आश्चर्य व्यक्त किया। कौन जानता है, शायद उसका दिमाग खराब हो गया है, लिन शेन ने कहा। लेकिन डीएस बड़ी ई ने अपना सिर हिलाया और कहा, बिंगलिया बहुत सक्षम है और उसका दिमाग खराब नहीं है। अगर उसने आपसे संपर्क किया है तो उसके पास अपने कारण होंगे और यह निश्चित रूप से बिना उद्देश्य के नहीं है। इस बिंदु पर डीएस बड़ी ई ने लिन शेन को नए सिरे से दिलचस्पी के साथ देखा और कहा, अगर आप लोग घोस्ट गेट स्टार जा रहे हैं तो मुझे भी शामिल कर लें। मैं इस समय परेशानियों से ग्रस्त हूं, मैं घोस्ट गेट स्टार की यात्रा के मूड में नहीं हूं, लिन शेन ने आह भरते हुए कहा। डीएस बड़ी ई ने लिन शेन को लोरेन की प्रयोगशाला में लाया और लिन शेन को बाहर इंतजार करने को कहा, जबकि वह लोरेन को स्थिति समझाने के लिए अंदर गया था। कुछ ही देर में डीएस बड़ी ई लिन शेन को बुलाने के लिए वापस आए। डीएस बड़ी ई ने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। क्या बात है? लू रैन ने सीधे तौर पर पूछा। मेरे शरीर में कुछ समस्याएं हैं और मैं निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। फीते ने कहा कि केवल आपकी निर्वाण शक्ति ही मेरी मदद कर सकती है। लिन शेन ने फीते का पत्र लोरेन को सौंप दिया। पत्र पढ़ने के बाद लोरान ने अविश्वास से लिन शेन को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुम्हारा शरीर वास्तव में उतना ही मजबूत है जितना फीते ने कहा था, निर्वाण के बराबर? ये सुनकर डीएस बड़ी ई की आंखें अचानक चमक उठीं। आपने निर्वाण प्राप्त नहीं किया है, लेकिन आपके शरीर की ताकत पहले से ही निर्वाण के बराबर है। एक दुर्घटना हुई और मेरा शरीर अत्यधिक विकसित हो गया। वास्तव में यह एक सामान्य आरोही की तुलना में थोड़ा मजबूत है, लिन शेन ने आह भरते हुए कहा। शिक्षक लोरेन, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, लोरेन ने कहा। कृपया आगे बढ़ो। लिन शेन ने खुद को एक बड़े बलिदान के लिए तैयार किया, ये जानते हुए कि अमर की शर्तें शायद थोड़े से पैसे से तय नहीं होंगी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ने के लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करें। मुझे एक प्रयोग में आपके सहयोग की आवश्यकता है, लोरेन ने समझाया। एक प्रयोग? लिन शेन कुछ आश्चर्यचकित था। हाँ, एक प्रयोग। यदि आपकी शारीरिक शक्ति वास्तव में फाइटे द्वारा वर्णित के अनुसार है तो इस प्रयोग को पूरा करने में कोई जोखिम नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि आप वास्तव में एक आरोही हो, फिर भी निर्वाण के मानक तक पहुंचने में सक्षम हो, लोरेन ने लिन शेन को देखते हुए कहा। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि यह प्रयोग वास्तव में क्या है? लिन शेन गिनी पिग बनने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके पास इस समय कोई और विकल्प नहीं था। लोरेन ने लिन शेन को विस्तार से बताया कि वह क्या प्रयोग करना चाहती थी, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य भी बताया। लोरेन ने बेस म्यूटेशन पौधे से एक पदार्थ निकाला था जो आरोही प्राणियों की मानसिक शक्ति को बढ़ा सकता था, लेकिन इसके गंभीर दुष्प्रभाव थे। मानसिक रूप से पर्याप्त रूप से मजबूत होने से निर्वाण के दौरान अमानव बनने की संभावना कम हो जाती है, जो सबसे उपयोगी प्रभाव है। हालांकि इसके गंभीर दुष्प्रभावों के कारण एस्केंडर्स के शरीर के लिए इसे सहन करना बहुत कठिन हो गया था। इस प्रकार एस्केंडर्स के निर्वाण में इस अर्क का उपयोग हमेशा समस्याग्रस्त रहा। लोरान ने पहले ही कई प्रयोग किए थे। निर्वाण प्राणी दुष्प्रभावों का सामना कर सकते थे, लेकिन मानसिक शक्ति में वृद्धि काफी सीमित थी। इसके अलावा अब तक दुष्प्रभावों को खत्म करने का कोई तरीका नहीं खोजा गया था। लिन शेन की स्थिति का पता चलने के बाद लोरेन को अचानक एक विचार आया। वह लिन शेन का इस्तेमाल एक पूर्ण प्रयोग के लिए करना चाहती थी, ताकि यह पुष्टि हो सके कि क्या यह अर्क वास्तव में एक आरोही की मानसिक शक्ति को बढ़ा सकता है। आखिरकार आरोही प्राणियों पर किए गए पिछले प्रयोगों में उन सभी परीक्षण विषयों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु से पहले उनकी मानसिक शक्ति के उतार चढ़ाव में वास्तव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। हालांकि जब ये प्रयोग निर्वाण प्राणियों का उपयोग करके किया गया तो मानसिक शक्ति में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई, इसलिए लोरेन को एक बार फिर से इसकी पुष्टि करनी पड़ी।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन शेन ने जब विस्तार से पूछा कि वास्तव में दुष्प्रभाव क्या थे, तो उन्होंने सीधे तौर पर लू रैन की स्थिति पर सहमति व्यक्त की तथा उसकी मदद के बदले में उसकी प्रयोगशाला में काम करने को तैयार हो गए। इस अर्क के दुष्प्रभाव विषाक्त थे, शरीर को नुकसान पहुंचाते थे और यदि शरीर की शक्ति अपर्याप्त होती तो अंगों के विफल होने की संभावना रहती थी। चूंकि पहले ही कई परीक्षण किए जा चुके थे, इसलिए ये ज्ञात था कि यदि शरीर की शक्ति निर्वाण स्तर तक पहुंच गई तो विष शरीर को केवल मामूली क्षति पहुंचाएगा, घातक नहीं होगा और प्रभावित शरीर का बाद में इलाज किया जा सकता है। लिन शेन की शारीरिक शक्ति इसे झेलने में सक्षम होनी चाहिए और वह विषाक्त पदार्थों से डरता नहीं था। यही कारण है कि वह लोरेन के लिए इतनी आसानी से सहमत हो गया। लोरेन ने बिना कुछ कहे लिन शेन को सीधे प्रयोग पॉड में ले जाकर उसे अंदर अलग कर दिया और फिर उसे अर्क का इंजेक्शन लगा दिया। जैसे ही अर्क को उसकी नस में इंजेक्ट किया गया, लिन शेन को अपनी रक्त वाहिकाओं में हल्की ठंडक महसूस हुई। उसके बाद उसके मस्तिष्क में तेज खिंचाव हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मस्तिष्क में सुई चुभ गई हो। उसका दिमाग पहले से कहीं अधिक साफ हो गया। नशे में चौंककर जागे हुए व्यक्ति की तरह उसकी सोच और स्मृति अचानक अधिक स्पष्ट हो गई। बाहर मॉनिटर देखते हुए लू रैन ने डिस्प्ले पर लिन शेन के मस्तिष्क की कोशिकाओं की गतिविधि में स्पष्ट वृद्धि देखी। उसके शरीर पर कोई स्पष्ट दुष्प्रभाव नहीं दिखा, जिससे उसकी आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। शिक्षक, आप सफल हो गए हैं, डीएस बड़ी जो देख रही थी, ने मॉनिटर पर डेटा देखने के बाद प्रसन्नता से कहा। समय बीत चुका था और अर्क की प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण बिंदु निकल चुका था और लिन शेन ने किसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया का कोई संकेत नहीं दिखाया, जबकि उनकी मस्तिष्क गतिविधि बहुत उच्च स्तर पर बनी रही। हालांकि लोरान ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसे सफलता नहीं माना जा सकता। हमने बस ये पुष्टि की है कि अर्क वास्तव में एक आरोही की मानसिक शक्ति को बढ़ा सकता है, लेकिन लिन शेन का शरीर संदर्भ के रूप में काम करने के लिए बहुत ही अनोखा है। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि अन्य आरोही में लिन शेन जैसी शारीरिक शक्ति होगी। इसके बाद लोरेन ने लिन शेन पर कुछ सरल प्रयोग किए, जैसे स्मृति परीक्षण, और पाया कि उनकी याददाश्त में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ था। उसकी गणना के आधार पर मानसिक शक्ति वृद्धि के स्तर ने लिन शेन की याददाश्त और अन्य क्षमताओं को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया होगा। भले ही वह फोटोग्राफिक मेमोरी हासिल न कर पाए, लेकिन उसे एक औसत व्यक्ति से कहीं आगे निकल जाना चाहिए था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन लिन शेन की याददाश्त अभी भी सामान्य स्तर पर थी और उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया था, जिससे लोरेन को संदेह हुआ कि क्या अर्क वास्तव में प्रभावी था। हालांकि लोरान ने कहा कि उसकी याददाश्त में कोई सुधार नहीं हुआ है और वह अभी भी एक औसत व्यक्ति के स्तर पर है। लिन शेन को लगा कि उसकी याददाश्त पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। अब वह सिर्फ एक बार सुनने के बाद लगभग 10 अंकों की एक स्ट्रिंग याद कर सकता है। हालांकि लिन शेन को लू रैन द्वारा बताए गए किसी भी साइड इफेक्ट का एहसास नहीं हुआ। इंजेक्शन की शुरुआत में ठंडक महसूस होने के अलावा कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं हुई। लू रैन अपनी बात पर कायम रही। लिन शेन द्वारा प्रयोग पूरा करने के बाद उसने लिन शेन को निर्वाण की शक्ति के साथ उत्प्रेरित करने और विलीन होने में मदद करने के लिए अपनी निर्वाण शक्ति का उपयोग करने का वादा किया, जिससे उसे निर्वाण अवस्था में प्रवेश करने की अनुमति मिल सके। मेरे निर्वाण गुण को सृजन पिघलने वाली भट्टी अग्नि कहा जाता है। इसमें विभिन्न गुण शक्तियों को गलाने की क्षमता है और यह मानव शरीर को कुछ हद तक परिष्कृत भी कर सकता है, जिससे शरीर की ताकत कम हो जाती है। मैंने इस फंक्शन का उपयोग केवल दुश्मनों के खिलाफ किया है। किसी को अपने शरीर को परिष्कृत करने और निर्वाण की शक्ति के साथ विलय करने में मदद करने के लिए इसका उपयोग करना मेरे लिए पहली बार है और मुझे यकीन नहीं है कि यह सफल होगा। क्या आप वाकई कोशिश करना चाहते हैं? लू रैन ने लिन शेन से पूछा। चलो कोशिश करते हैं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, लिन शेन ने सिर हिलाया और जवाब दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लोरेन ने अपनी उंगलियों के बीच एक छोटी लाल लौ प्रज्वलित की, फिर उसे लिन शेन के शरीर पर रख दिया। लिन शेन के कवच के संपर्क में आने पर ज्वाला इतनी तेजी से जलने लगी मानो उसे गैसोलीन मिल गया हो, और ज्वाला ने उसके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन शेन को अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई, लेकिन वह अपने भीतर निर्वाण की शक्ति में किसी भी तरह की गड़बड़ी को महसूस करने में पूरी तरह से विफल रहा। 1 घंटे से अधिक समय बाद लिन शेन के शरीर की लपटें बुझ गईं, फिर भी वह निर्वाण अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाया था। ऐसा लगता है कि तुम्हारा शरीर जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा मजबूत है। हमें सृजन पिघलने वाली भट्टी की आग को बढ़ाने की जरूरत है, लोरेन ने कहा, और उसने अपने हाथ में एक धधकती आग को बुलाया और उसे लिन शेन के खिलाफ दबाया। लाल नरक ने लिन शेन को घेर लिया और इस बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उबलते गर्म पानी में डूबा हुआ हो, जिससे उसे हल्का सा असर महसूस हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, लिन शेन ने गर्मी के अनुकूल खुद को ढाल लिया और उसका शरीर अपरिवर्तित रहा। लोरेन ने लिन शेन की स्थिति देखी। उसकी भौं थोड़ी सी सिकुड़ गई क्योंकि उसने एक बार फिर सृजन पिघलने वाली भट्टी की आग को तेज कर दिया।
इसे सहन करो, इस बार इसका असर होना चाहिए। लोरेन ने लगातार लिन शेन के शरीर में सृजन पिघलने वाली भट्टी की आग को प्रवाहित किया, उसका इरादा उसे परिष्कृत करना था। लेकिन सृजन पिघलने वाली भट्टी की आग ने उसे कितना भी परिष्कृत करने का प्रयास किया, लिन शेन के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए लोरेन ने रुककर एक यंत्र से परीक्षण किया। उसने पाया कि न केवल लिन शेन का शरीर परिष्कृत नहीं हुआ था, बल्कि उसकी ताकत और भी बढ़ गई थी, जिससे लोरेन स्तब्ध रह गई। हो रहा है। लू रैन ने कभी किसी के शरीर को उसके सृजन पिघलने वाली भट्टी की आग के नीचे मजबूत होते नहीं देखा था, और एक पल के लिए वह भी स्तब्ध रह गई। उपकरण पर प्रदर्शित विभिन्न डेटा से संकेत मिला कि लिन शेन के शरीर के भीतर शक्ति कण अधिक ठोस हो गए थे। शिक्षक लो रैन, क्या हुआ? लो रैन के हाव भाव देखकर लिन शेन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक अजीब नज़र से लोरान ने उससे कहा, डेटा से पता चलता है कि मेरी क्रिएशन मेल्टिंग फनेस फायर न केवल आपके शरीर को परिष्कृत करने में विफल रही, बल्कि इसने आपके शरीर के अंदर के ताकत कणों को और अधिक ठोस बना दिया, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर की ताकत अब अधिक होनी चाहिए। ये सुनने के बाद लिन शेन ने हल्की सी आह भरी, क्या आपकी निर्वाण शक्ति भी प्रभावी नहीं है? ऐसा लगता है कि वास्तव में कोई और रास्ता नहीं है। वास्तव में मेरी क्रिएशन मेल्टिंग फनेस फायर आपकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास एक और विचार है जो उपयोगी हो सकता है। क्या आप इसे आजमाने के लिए तैयार हैं? लू रैन ने लिन शेन के शरीर को देखते हुए दिलचस्पी से कहा। लिन शेन के अजीब शरीर ने लो रैन को बहुत आकर्षित किया, यही वजह है कि उसने सक्रियता से यह सुझाव दिया। क्या विचार है? लिन शेन एक डूबते हुए आदमी की तरह तिनके का सहारा लेकर कुछ भी पकड़ने को तैयार था। यदि वह निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाता तो उसके शरीर की शक्ति, चाहे वह कितनी भी दुर्जय क्यों न हो, और उसकी गति में कोई सुधार नहीं होगा, और निर्वाण गुणों और अमर कानूनों के बिना उसकी शक्ति उसे केवल अपने साथियों के बीच अपराजय बनाएगी, लेकिन ब्रह्मांड में शीर्ष दावेदार कभी नहीं बना पाएगी। अब आपके साथ समस्या यह है कि आपके शरीर के शक्ति कण बहुत सघन हो गए हैं, जो निर्वाण गुण कणों को उनके साथ विलय करने से रोकते हैं। चूंकि हम आपके शक्ति कणों को नर्म नहीं कर सकते, इसलिए हमें निर्वाण गुण कणों की पारगम्यता को बढ़ाने का कोई और तरीका खोजना होगा। सैद्धांतिक रूप से इससे वही परिणाम प्राप्त होना चाहिए, लू रान ने रुककर कहा और फिर आगे कहा, हालांकि चूंकि आपने पहले ही निर्वाण की शक्ति को अवशोषित कर लिया है, इसलिए हम आपके शरीर के बाहर ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसे आपके शरीर के भीतर ही पूरा करना होगा, जो इसे और अधिक जटिल बनाता है। ऑपरेशन बहुत अधिक कठिन है, लेकिन अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आपको कोई चिंता है तो किसी दूसरे समाधान के बारे में सोचें। शिक्षक लो रैन, कृपया मेरी मदद करें, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ, लिन शेन ने कहा। उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था और वह जोखिम लेने को तैयार था। इस बार लोरान बहुत सावधान थी। उसने डीएस बड़ी ई को प्रयोगशाला से बाहर भेज दिया और प्रयोग पॉड में केवल खुद को और लिन शेन को छोड़ दिया। अपने कपड़े उतारो, लोरैन ने कहा, और उसने सभी निगरानी बंद कर दी और फिर लिन शेन को निर्देश दिया। क्यों? लिन शेन ने उसे घूर कर देखा, लेकिन दुर्भाग्य से वह केवल मोज़ेक देख सका और उसकी वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं देख सका। एड्स बाय पब फ्यूचर, आपके शरीर के अंदर निर्वाण की शक्ति के कुछ गुणों को बदलने के लिए बिना किसी बाधा के शक्ति पर नियंत्रण की उच्च डिग्री की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के दौरान आप अपने बेस म्यूटेशन कार्पेस का उपयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं आप मेरी शक्ति का विरोध कर सकते हैं। मुझे एक वैज्ञानिक या डॉक्टर माने, अगर आप चाहें तो किसी भी चीज़ पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लू रैन ने लिन शेन की आंखों में देखते हुए कहा, जैसे कि वह एक नमूना या प्रयोगशाला चूहा था। लिन शेन ने तर्क दिया कि यह समझ में आता है, और इसलिए उसने अपना युद्ध सूट उतार दिया। लो रैन के पेशेवर व्यवहार ने लिन शेन को अत्यधिक शर्मिंदा महसूस नहीं कराया। हालांकि जब लो रैन ने कहा कि लिन शेन को अपने अंडरवियर का आखिरी टुकड़ा भी उतारना होगा, तो लिन शेन एक पल के लिए हिचकिचाया। समय बर्बाद मत करो, लू रैन की उदासीन आवाज़ ने लिन शेन को अपनी अंतिम रक्षा पंक्ति को हटाने का संकल्प दिलाया। वह प्रयोग की मेज पर लेट गया जैसा कि उसने निर्देश दिया था। लो रैन प्रयोग की मेज के सामने खड़ा था और उसकी एक हथेली लिन शेन की छाती पर दबाव डाल रही थी, जहां एक अजीब अमरता का निशान दिखाई दिया। जैसे ही अमरता का चिन्ह उभरा, आसपास के स्थान में विकृति की भावना फैल गई। लिन शेन को अचानक महसूस हुआ कि एक अजीब शक्ति ने उसके शरीर पर नियंत्रण कर लिया है, जिससे वह अनैच्छिक रूप से हवा में तैरने लगा। लोरान की अमर कानून शक्ति ने लिन शेन के शरीर पर आक्रमण किया, उसके भीतर निर्वाण शक्ति की तलाश की। फिर अमर कानून शक्ति का उपयोग करके उसने निर्वाण शक्ति को उसकी पारगम्यता बढ़ाने के लिए रूपांतरित किया। यह एक ऐसा कार्य था जिसके लिए सटीकता और कौशल की आवश्यकता थी, और पूरे ब्रह्मांड में केवल मुट्ठी भर अमर प्राणी ही ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम थे। हो सकता है कि अन्य अमर प्राणी भी रहे हों जिनकी शक्ति लू रैन से अधिक थी, लेकिन उनमें से किसी में भी उसकी उत्कृष्ट नियंत्रण क्षमता नहीं थी। अमर कानून की शक्ति को छुरी की सटीकता के साथ नियंत्रित करने की क्षमता वास्तव में दुनिया में दुर्लभ थी।
पहले तो सब कुछ सुचारू रूप से चला। अमर कानून की शक्ति ने लिन शेन के शरीर के भीतर छिपी निर्वाण की शक्ति को खोज लिया और उसे रूपांतरित करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन आगे बढ़ा, लू रैन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। एड्स बाय पब फ्यूचर। निर्वाण की शक्ति की उसकी समझ के साथ, भले ही लिन शेन निर्वाण स्तर के आधार उत्परिवर्तन स्थल का उपयोग कर रहे थे या उन्होंने शीर्ष ग्रेड निर्वाण अंडे के साथ निर्वाण पूरा कर लिया था, उनके शरीर के भीतर निर्वाण की शक्ति की एक सीमा होनी चाहिए थी। फिर भी अब, जब वह लगातार लिन शेन के अंदर निर्वाण की शक्ति को रूपांतरित कर रही थी, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वह निरंतर उभर रही है और असीम प्रतीत हो रही है। अमर कानून की शक्ति का प्रयोग पहले से ही बहुत अधिक थका देने वाला था, और ऐसे सटीक संचालन तो और भी अधिक। लो रैन ने शुरू में सोचा था कि परिवर्तन एक आसान काम होगा, लेकिन जैसे जैसे लिन शेन के भीतर निर्वाण की शक्ति निरंतर उभरती रही, उसने धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी अपनी ताकत कम होने लगी है। उसके शरीर में निर्वाण की शक्ति इतनी अपार कैसे हो सकती है? लू रान ने आश्चर्य से कहा, लेकिन इस स्तर पर पहुंच जाने के बाद अब हार मानना असंभव था। वह केवल अपने दांत पीस सकती थी और दृढ़ रह सकती थी, उम्मीद कर सकती थी कि उसकी शक्ति समाप्त होने से पहले वह परिवर्तन पूरा कर लेगी। स्पष्ट रूप से, लू रैन अत्यधिक आशावादी थी, क्योंकि उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही थी, जबकि लिन शेन के भीतर निर्वाण की अपरिवर्तित शक्ति लगातार उभर रही थी। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से जुड़े रहें। लो रैन ने अपने दांत पीसकर एक औषधि निकाली, उसे पी लिया और तुरंत लिन शेन के परिवर्तन को जारी रखने के लिए कुछ ताकत हासिल कर ली। समय बीतता गया और लो रैन ने औषधि की 5वीं बोतल पी ली थी, फिर भी लिन शेन की निर्वाण शक्ति अभी भी पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हुई थी। लू रैन पर इसका असर दिखने लगा था। अमर कानून की शक्ति को बहाल करने में सक्षम औषधि की 5 बोतलें पहले ही उसे बहुत महंगी पड़ चुकी थी, और फिर भी परिवर्तन अभी भी अधूरा था। अगर वह अब हार मान लेती तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते। लो रैन ने अपने दांत पीसते हुए मन ही मन लिन शेन को अनगिनत बार कोसते हुए अपनी बात पर अड़ा रहा। अब उसे समझ में आया कि लिन शेन ने एक से अधिक प्रकार की निर्वाण शक्ति को अवशोषित किया होगा, संभवतः 3 या 4 प्रकार की, जो इसकी विशालता को समझा सकती है। लेकिन अब तक लू रैन को कोसने का कोई फायदा नहीं था, वह केवल खुद को मजबूर कर सकती थी। केवल एक आखिरी औषधि बची थी जो उसकी ताकत को बहाल कर सकती थी। आखिरी औषधि निगलने के बाद लू रैन भाग्य की दया पर थी। अगर वह रूपांतरण पूरा नहीं कर पाती तो उसके पास और कुछ करने के लिए नहीं था। अमर कानून की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई, और जल्द ही लू रैन को एक बार फिर से खोखला होने का एहसास हुआ। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी भाग्य पर छोड़ दो। इसमें सफलता मिलेगी या नहीं, यह अब तुम्हारे हाथ में है, लू रैन ने अपनी आखिरी ताकत को निचोड़ते हुए अंतिम सेकंड तक प्रयास करते हुए कहा। जब वह पूरी तरह से थक चुकी थी, तभी लिन शेन के शरीर में निर्वाण शक्ति का रूपांतरण अंततः पूरा हुआ। ये हो गया। लू रैन पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए कुर्सी पर गिर पड़ी, और उसने एक लंबी, राहत भरी सांस ली, जैसे थकावट ज्वार की लहर की तरह उस पर छा गई हो। कि शारीरिक शक्ति समाप्त हो चुकी थी, फिर भी उसने खुद को खड़े होकर लिन शेन के शरीर की जांच करने के लिए मजबूर किया। तार्किक रूप से, लिन शेन के शरीर के अंदर अग्नि बीज को उसके कानून की शक्ति द्वारा रूपांतरित किए जाने के बाद भेदन और विलय की शक्ति पहले की तुलना में कहीं अधिक हो जानी चाहिए थी, और लिन शेन को अब तक अपना निर्वाण शुरू कर देना चाहिए था। हालांकि उसने लिन शेन के शरीर में कोई असामान्य परिवर्तन नहीं देखा, न ही निर्वाण की शक्ति के बह निकलने का कोई संकेत देखा। इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है कि उसने जो निर्वाण कण परिवर्तित किए थे, वे उस स्तर तक पहुंचने में असफल रहे जहां वे लिन शेन के शरीर में शक्ति कणों के साथ विलीन हो सकते थे। विफल। लो रैन अपने धैर्य को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए लिन शेन की ओर चली गई। वह फिर से उसके शरीर की जांच करना चाहती थी और शारीरिक डेटा का निरीक्षण करना चाहती थी। लेकिन लू रैन की शारीरिक थकावट बहुत अधिक थी, और जैसे ही उसने स्वयं को खड़ा होने के लिए मजबूर किया, उसे तुरंत चक्कर आने लगा, जैसे उसके मस्तिष्क में रक्त की कमी हो गई हो, और वह लड़खड़ा गई, लगभग गिरने ही वाली थी। लिन शेन प्रयोगात्मक मंच से नीचे कूद गया और लो रैन को आधे गले लगा लिया। शिक्षक लो रैन, क्या आप ठीक हैं? कृपया पहले बैठ जाए। लिन शेन ने लो रैन की मदद से प्रायोगिक मंच पर बैठने में मदद की, लेकिन अचानक उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और फिर वह बेहोश हो गई। लिन शेन ने बेहोश लो रैन को देखा और सावधानीपूर्वक उसे प्रयोगात्मक मंच पर लिटा दिया। शिक्षक लो रैन, मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। लिन शेन ने मन ही मन माफी मांगी। अभी अभी लो रैन की मदद करते समय लिन शेन की उंगलियों ने अनजाने में उसके नींद के एक्यू पॉइंट को 10 बार छुआ, जिससे वह सो गई। लिन शेन का इरादा लो रैन को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर मौजूद अग्नि बीज को किसी भी कीमत पर लेना ही था। इसके बिना स्वर्ग को चुनौती देने वाली हड्डी अधूरी होगी, जिससे ये संपूर्ण अग्नि बीज बेकार हो जाएगा। अमर नियमों द्वारा रूपांतरित निर्वाण कण अभी भी मेरे शरीर में शक्ति कणों के साथ विलय नहीं कर सकते हैं। अब निर्वाण प्राप्त करना वास्तव में एक समस्या बन गया है। लिन शेन ने मन ही मन विलाप किया।
यद्यपि उन्हें निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी उनकी यात्रा व्यर्थ नहीं गई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन ने अपना युद्ध सूट पहना, फिर लू रैन से माफ़ी मांगी, जो अभी भी प्रायोगिक मंच पर थी, और सावधानी से उसके बगल में लेट गई। उसने अपना एक हाथ उसके ऊपर रखा, अपनी आंखें बंद की और आराम किया। क्योंकि लो रैन को एक्यूपॉइंट के माध्यम से सुला दिया गया था, जब लिन शेन जागा तो वह बेहोश रही। हालांकि जब लिन शेन जागा और उसने फिर से लो रैन को देखा, तो उसे कोई धुंधलापन नहीं दिखाई दिया, बल्कि एक सफ़ेद लैब कोट और पोनीटेल में एक परिपक्व सुंदरता दिखाई दी, जो कुरकुरी और बेहद आकर्षक लग रही थी। बेहोशी की हालत में भी लू रैन कुछ हद तक पहुंच से बाहर लग रही थी। वह वाकई खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ी ज्यादा गंभीर भी। लिन शेन को अत्यधिक अलग थलग रहने वाली महिलाएं पसंद नहीं थीं, और उस पर एक संक्षिप्त नज़र डालने के बाद उसने फर्श पर गिरे हुए चश्मे की एक जोड़ी उठाई, जो संभवतः लू रैन की थी, और उसे उसके चेहरे पर रख दिया। ये सिर्फ एक चश्मा था, फिर भी लो रैन को फिर से देखने पर लिन शेन को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसका कुछ हद तक बर्फीला और दूर का मुखौटा अभी भी एक अलग खिंचाव देते हुए उसे जीतने की इच्छा को जागृत करता प्रतीत हो रहा था। इस दुनिया में ऐसी अनोखी महिला कैसे हो सकती है? लिन शेन ने आश्चर्य व्यक्त किया, शुद्ध फिर भी इच्छापूर्ण शब्द दिमाग में आया। मात्र चश्मे ने एक अत्यधिक ठंडी महिला को, जो किसी भी अनुचित विचार से प्रतिरक्षित लगती थी, एक अप्रतिरोध्य रूप से आकर्षक व्यक्ति में बदल दिया। एक आश्चर्यजनक परिवर्तन। लिन शेन ने अपना सिर हिलाया, अपने दिमाग से बुरे विचारों को दूर किया। आखिरकार लू रैन ने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की थी, और वह ऐसी स्थिति में किसी का फायदा नहीं उठा सकता था। इसके अलावा वह अमर स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा शिकार नहीं होना चाहता था। उसका जीवन अभी भी नंबर 1 प्राथमिकता थी। लू रैन का अग्नि बीज वास्तव में 10% पूर्णता के साथ एक स्वर्ग विरोधी हड्डी थी। अपने ग्रह के बाहर लिन शेन ने स्वर्ग को चुनौती देने वाली हड्डी के अलावा कभी कोई अन्य अग्नि बीज नहीं देखा था जो अप्रत्याशित नहीं था। लो रैन के शरीर को सही स्थिति में रखने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, लिन शेन ने लो रैन के शरीर पर कुछ दबाव डाला और फिर लो रैन के जागने की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। बेहोशी की हालत से छुटकारा मिल चुका था और लू रैन जल्द ही होश में आ गई। लगभग तुरंत ही लू रैन हवा में उड़ गई, उसका शरीर तैरने लगा और उसकी ठंडी आंखें उसके आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने लगीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। शिक्षक लो रैन, क्या आप ठीक हैं? आप बहुत लंबे समय तक बेहोश थीं, क्या आपके शरीर में कोई समस्या है? अगर मेरे कारण आपके शरीर को तकलीफ हुई है, तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपकी दयालुता का बदला कैसे चुकाऊं, लिन शेन ने कहा। उसका चेहरा 3 भाग अपराध और 7 भाग चिंता से भरा था। उसकी ईमानदारी तब दिख रही थी जब उसने लो रैन को देखा। लो रैन की भौं थोड़ी सी सिकुड़ गई जब उसने लिन शेन की जांच की, लेकिन उसे कोई समस्या नहीं दिखी। उसका चेहरा पूरी ईमानदारी से भरा था। लू रैन ने अपने शरीर की जांच की और उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन वह अभी भी हैरान थी। भले ही उसका शरीर बुरी तरह से थक चुका था, लेकिन उसकी इच्छाशक्ति के साथ उसके लिए किसी और के सामने बेहोश होना असंभव था। इसके अलावा समय देखने के बाद उसे पता चला कि वह लगभग 6 घंटे तक बेहोश रही थी, जो और भी अधिक असंभव था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष कहानियां पाएं। उसे संदेह था कि लिन शेन ही दोषी है, फिर भी उसका शरीर, हालांकि असामान्य रूप से मजबूत था, फिर भी केवल आरोही स्तर की ताकत पर था। यहाँ तक कि जब वह शारीरिक रूप से थक चुकी थी, तब भी लिन शेन उसे चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं था, उसे बेहोश करने की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा उसके अपने शरीर या प्रयोगशाला की वस्तुओं के साथ कोई समस्या नहीं थी, जिससे कोई मकसद नहीं बचा। शिक्षक लो रैन, क्या आप ठीक हैं? लो रैन को पूरी प्रयोगशाला को व्यवस्थित रूप से जांचते हुए देखकर लिन शेन भी उसके शांत और स्पष्ट तर्क से कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। तुम पर मेरा कोई एहसान नहीं है। ये हमारा सौदा था, तुम मेरे परीक्षण विषय थे और मैंने इसे करने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा यह अभी तक सफल नहीं हुआ है, इसलिए किसी के पास किसी के लिए कुछ भी बकाया होने का कोई सवाल ही नहीं है। तुम्हें अभी यहीं रहना चाहिए, मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या तुम्हारे उत्थान की अभी भी कोई संभावना है। कुछ और दिनों के लिए तुम्हारा निरीक्षण करने की आवश्यकता है, लू रैन ने कहा, और उसने सभी बंद प्रयोगशाला निगरानी प्रणालियों को चालू कर दिया। लिन शेन को पता था कि लो रैन ने पहले ही निगरानी बंद कर दी थी और उसने विशेष रूप से इसकी जांच की थी, इसलिए वह वहां रहने में सहज महसूस कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि लो रैन के पास उसे निर्वाण प्राप्त करने में मदद करने का कोई तरीका हो सकता है। लो रैन ने डीएस बड़ी ई को बुलाया और उसे लिन शेन की देखभाल करने और उसके शारीरिक डेटा पर नजर रखने के लिए कहा, और अगर कोई समस्या हो तो उसे तुरंत सूचित करने के लिए कहा, क्योंकि उसे पहले आराम करने की जरूरत थी। प्रयोगशाला से निकलने के बाद लू रैन घर नहीं गई बल्कि अपने निजी कार्यालय में गई और फिर उसने अपने मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस को सक्रिय कर दिया। कल 11:23 बजे प्रयोगशाला से लिया गया निगरानी वीडियो निकालो, लू रैन ने मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस को निर्देश दिया। तुरंत मास्टर। मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस ने प्रयोगशाला से अनुरोधित वीडियो को तुरंत प्राप्त कर लिया।
प्रयोगशाला में सभी निगरानी बंद कर दी गई थी, लेकिन लोरेन ने स्वयं एक अतिरिक्त कैमरा छिपा रखा था जिसे लिन शेन ने नहीं देखा था। होलोग्राफिक फुटेज को तुरंत प्रक्षेपित किया गया, जिसमें वह क्षण दिखाया गया जब लिन शेन ने लोरेन को स्थिर किया और उसे परीक्षण मंच पर बैठाया। लू रेन ने लिन शेन की हर हरकत को ध्यान से देखा। उसे लगा कि उसके एक हाथ की हरकत कुछ अजीब और अतार्किक थी। हालांकि उस तरह की हरकत में ताकत का कोई स्रोत नहीं था और संभवतः उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसे बेहोश होने की तो बात ही दूर थी। इसलिए लू रेन ये निर्धारित नहीं कर पाई कि लिन शेन को वास्तव में कोई समस्या थी या नहीं। लेकिन जब उसने देखा कि लिन शेन ने उसे परीक्षण मंच पर लिटा दिया और फिर खुद भी लेट गया और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लू रैन के दिमाग में तुरंत ये शब्द आया। फिर उसने कई दृश्यों के बारे में सोचा जो उसे अस्वीकार्य लगे थे। हो सकता है कि लिन शेन ने उसके साथ कई अवर्णनीय गंदी चीजें की हों, बस उसने उसके जागने से पहले सब कुछ बहाल कर दिया था। ये सोचकर कि उसके शरीर पर मौजूद कपड़े शायद लिन शेन ने उतार दिए होंगे और फिर वापस पहना दिए होंगे, लोरेन को पूरे शरीर में खुजली महसूस हुई, मानो लाखों चींटियां उसकी त्वचा पर रेंग रही हों। लू रैन इसे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकी और सीधे कार्यालय के निजी शौचालय में गई, अपने सारे कपड़े उतार दिए और अपने शरीर को बार बार धोया। जब वह शौचालय से बाहर आई तब तक वह नए कपड़े पहन चुकी थी और वह वीडियो देखते हुए अपने दांत भींच रही थी। हालांकि वह जानती थी कि उसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ था, लेकिन कौन जानता था कि लिन शेन ने उसके साथ क्या घिनौना काम किया था। अब वह लिन शेन को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। लोरेन धैर्यपूर्वक देखती रही। वह जानना चाहती थी कि लिन शेन ने वास्तव में क्या किया था। एक शोधकर्ता के रूप में, भले ही परिणाम अवांछनीय हो, उसे इसे स्पष्ट करना होगा और भ्रमित नहीं रहना चाहिए। हालांकि परिणाम ने लोरेन को आश्चर्यचकित कर दिया। वीडियो में लिन शेन ने उसे बस बगल में पकड़ रखा था और फिर हिला नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। थोड़ी देर बाद लिन शेन वास्तव में सो गई। लू रैन ने अनगिनत संभावनाओं पर विचार किया था, लेकिन इस परिदृश्य की उसने कल्पना नहीं की थी। लोरेन को संदेह था कि क्या लिन शेन सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन शेन वास्तव में सो रही थी और उसे प्लेबैक की गति बढ़ानी पड़ी ताकि वीडियो तेजी से चल सके। लोरेन को लगा कि लिन शेन निश्चित रूप से उसे पकड़कर सो नहीं सकता था। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसका शरीर पिछले प्रयोग से बहुत थक गया था, इसलिए उसे किसी भी बुरे विचार को मन में लाने से पहले आराम करने की आवश्यकता थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर भी वह तब तक देखती रही जब तक लिन शेन जाग नहीं गया और कुछ भी नहीं हुआ था। लिन शेन ने उसके साथ कोई गंदी हरकत नहीं की थी, यहाँ तक कि एक भी अनुचित स्पर्श नहीं किया था। जब लोरेन ने देखा कि लिन शेन ने फर्श पर गिरे हुए चश्मे को उठाया और उसे वापस रख दिया और कहा, दुनिया में ऐसी विशेष महिला कैसे हो सकती है, तो उसके दिल में हत्या की मंशा पूरी तरह से खत्म हो गई। फिर लोरेन ने लिन शेन को उसके शरीर पर कुछ बार थपथपाते हुए देखा और फिर वह जाग गई। पूरी प्रक्रिया उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। लू रैन ने वीडियो का आरंभ और अंत कई बार देखा तथा समीक्षा से वह और अधिक हैरान हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी बेहोशी निश्चित रूप से लिन शेन के कारण हुई थी, लेकिन वह ये पता नहीं लगा सकी कि लिन शेन ने ऐसा कैसे किया। वह निश्चित थी कि लिन शेन की उंगलियों ने ज्यादा बल नहीं लगाया था और अगर लगाया भी होता तो भी आरोही स्तर की ताकत उसे बेहोश नहीं कर सकती थी। एक शक्ति जो अमर को प्रभावित कर सकती है। लू रैन ने अपना निर्णय दिया और वह सच्चाई के बहुत करीब थी। इस निर्णय ने लू रैन को यह जानने के लिए प्रेरित किया कि वास्तव में वह शक्ति क्या थी। उसने कभी किसी ऐसे आरोही स्तर की क्षमता के बारे में नहीं सुना था जो किसी अमर के शरीर को इतनी आसानी से प्रभावित कर सकती हो। यह अभूतपूर्व था। लू रैन को और भी अधिक हैरानी इस बात से हुई कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने के पीछे लिन शेन का इरादा क्या था। लिन शेन ने प्रयोगशाला से कुछ भी नहीं चुराया था, न ही उसने उसके शरीर के साथ कुछ किया था। वह बस उसे पकड़कर सो गया था। क्या सिर्फ इसके लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना उचित था? लू रैन को लगा कि कोई भी इस बात का अंदाजा लगाने में विफल नहीं हो सकता। यदि लिन शेन ने उसके शरीर के साथ कुछ किया होता तो लो रैन समझ सकती थी। हालांकि अब लो रैन को यह बहुत अजीब लग रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह वास्तव में क्या साजिश रच रहा है? लो रैन को विश्वास नहीं हुआ कि लिन शेन बस उसे पकड़ना चाहता था और थोड़ी देर सोना चाहता था। इसके पीछे कोई गुप्त मकसद जरूर होगा जिसे उसने अभी तक स्पष्ट नहीं किया था। जो कुछ भी स्पष्ट नहीं था, लोरेन उसे समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी निगाहें वीडियो में लिन शेन पर टिकी थी। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभर रही थी। लिन शेन अभी अभी सोया था और अब वह फिर से सोने में असमर्थ होकर प्रयोगात्मक मंच पर लेट गया, इसलिए उसने डीएस बड़ी ई के साथ बातचीत की। डीएस बड़ी ई इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थी कि लिन शेन का शरीर इस हद तक कैसे बढ़ाया जा सकता है। दुर्भाग्य से लिन शेन भी इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने इसे अस्पष्ट तरीके से समझाया। फिर उन दोनों ने घोस्ट गेट स्टार और असुर भूत राजा के मामलों के बारे में बात की। हाल ही में
कई शीर्ष स्तरीय निर्वाण प्राणियों ने घोस्ट गेट स्टार पर जाने के लिए टीमों का आयोजन किया था ताकि असुरभूत राजा से निर्वाण अंडा जब्त किया जा सके। डबल लाइफ बेस और उस ढाल की क्षमताएं स्वर्ग को चुनौती देने वाली थीं, लेकिन पर्यावरणीय कारकों के कारण असुरभूत राजा एक अभेद्य किले की तरह था जो अकेले ही एक के बाद एक निर्वाण प्राणियों की टीम को पीछे धकेल रहा था। बहुत से निर्वाण प्राणी पहले ही नष्ट हो चुके थे। अब तक कोई भी असुरभूत राजा की मांद में प्रवेश करने और उन 3 निर्वाण अंडों को ले जाने में कामयाब नहीं हुआ था। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार असुरभूत राजा की सभी प्रकार की क्षमताएं विकृत रूप से मजबूत थीं, जिनमें शक्तिशाली जन्मजात कौशल के साथ साथ जीवन आधार कौशल भी शामिल थे। असुरभूत राजा का गुण भले ही सबसे मजबूत न हो, लेकिन उसका कौशल विन्यास निश्चित रूप से शीर्ष स्तर का था, जिससे हर कोई ईर्ष्यालु हो जाता था। ऐसा पालतू जानवर अमर स्तर तक खेती करने लायक था। दुर्भाग्य से घोस्ट गेट स्टार का वातावरण बहुत कठोर था और असुरभूत राजा को उस वातावरण में काफी बढ़ावा मिला, जिससे अब तक कोई भी उससे निपटने में सक्षम नहीं था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से नए अध्यायों का आनंद लें। एड्स बाय पब फ्यूचर। DS बड़ी ई ने सुझाव दिया कि वे एक टीम बनाकर इसे आजमा सकते हैं। वह असुरभूत राजा से निपटने के लिए जिम्मेदार हो सकता है, जबकि लिन शेन अपनी असामान्य शारीरिक शक्ति पर भरोसा करते हुए निर्वाण अंडे को पुनः प्राप्त करने के लिए दौड़ सकता है। असुरभूत राजा वास्तव में उस वातावरण में बहुत शक्तिशाली है। सुरक्षा के लिए बिंग लेइया को साथ लाना एक अच्छा विकल्प होगा। अगर हम दोनों असुरभूत राजा को नियंत्रित कर लें तो यह एक अतिरिक्त सुरक्षा की तरह होगा, DS बड़ी ई ने कहा। ये काम करता है, लिन शेन ने कहा, कुछ हद तक लुभाया हुआ महसूस करते हुए। इतना मजबूत पालतू जानवर होना अच्छा होगा। अब वह डेथ पाउडर पर बहुत अधिक निर्भर हो गया था और यद्यपि उसकी शिकारी जिविस को साधने की योजना थी, परंतु उसके पास ऐसा करने का समय नहीं था। एक तैयार शक्तिशाली निर्वाण स्तर का पालतू जानवर होना उसे शुरू से विकसित करने की तुलना में बहुत आसान होगा। एकमात्र समस्या ये थी कि उसके लिए निर्वाण प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, लू रैन बाहर से लौट आया। DS बड़ी ई, पहले आप वापस जा सकती हैं, मैं यहीं हूँ, लू रैन ने उदासीनता से कहा। गुरुजी, मैं थका नहीं हूँ, आप थोड़ा और आराम करें, DS बड़ी ई ने चिंता से कहा। जैसे ही लो रैन ने डेटा देखा, वह बोला, पहले वापस जाओ, कल तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। कौन सा काम? DS बड़ी ई ने पूछा। समय आने पर आपको पता चल जाएगा, लू रैन ने कुछ ही शब्दों में DS बड़ी ई को खारिज करते हुए जवाब दिया। फिर लो रैन प्रयोगात्मक मंच के पास पहुंचा और लिन शेन को ठंडी निगाहों से देखा। अब आपके शरीर के भीतर निर्वाण कण परिवर्तन के कारण बेहद अस्थिर हो गए हैं और फिर भी निर्वाण से नहीं गुजर सकते हैं। यह एक बहुत ही अस्थिर कारक है। मैं उन्हें नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए पहले आपको स्टेबलाइजर का एक इंजेक्शन दूंगा, लोरैन ने लिन शेन को इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार एक सिरिंज उठाते हुए कहा। शिक्षक लोरैन, क्या मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है? लिन शेन के दिल में एक बुरा एहसास था और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर स्टेबलाइजर की जरूरत थी तो लू रैन को उठते ही इंजेक्शन दे देना चाहिए था। अब अचानक वह उसे स्टेबलाइजर इंजेक्शन क्यों देने का इरादा कर रही थी? क्या उसने कुछ पता लगाया होगा? लिन शेन मना करना चाहता था, लेकिन वह टाल नहीं सका। लू रैन के हाथ में लगी सिरिंज सीधे उसके शरीर में घुस गई। लिन शेन का दुर्जय शरीर कानून शक्ति से भरी सिरिंज का सामना नहीं कर सका। ये सीधे उसके शरीर में घुस गई और तरल पदार्थ की एक पूरी शीशी उसके शरीर में इंजेक्ट कर दी गई। खत्म हो गया है। लिन शेन को पता था कि उसका रहस्य उजागर हो गया है और उसे डर था कि उसकी जान खतरे में है। लिन शेन ने प्रतिरोध करना चाहा, लेकिन अमर की गति बहुत तेज थी। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, इससे पहले कि तरल उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता। जैसे ही लिन शेन ने उठने की कोशिश की, उसने अचानक महसूस किया कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है और उसका शरीर प्रयोगात्मक मंच पर वापस फेंक दिया गया। लिन शेन की आंखों के सामने तारे फूट पड़े, उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए और उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची, मानो वह एक नर्म शरीर वाले जानवर में बदल गया हो। उसने कई बार संघर्ष किया लेकिन उठ नहीं सका। थोड़ी देर बाद लिन शेन ने महसूस किया कि उसका सिर अब उतना चक्कर नहीं खा रहा था, लेकिन उसका शरीर अभी भी कीचड़ के पोखर की तरह नर्म था। सौभाग्य से उसकी दृष्टि साफ हो गई और वह देख सका कि ठंडी और खूबसूरत लू रैन प्रयोगात्मक मंच के सामने खड़ी उदासीन निगाह से उसे देख रही थी। शिक्षक लो रैन, क्या इस स्टेबलाइजर में कोई समस्या है? मुझे पूरे शरीर में बेहद कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? लिन शेन ने अनभिज्ञता का नाटक किया, जैसे कि वह एक अनजान जियाबाई हो। कोई समस्या नहीं है, यह कोई स्टेबलाइजर नहीं है, यह कार्टिलेज फ्लूइड है जिसे मैंने विकसित किया है। कार्टिलेज फ्लूइड के इंजेक्शन के बाद किसी भी प्राणी का शरीर बिना किसी सहारे के तरल पदार्थ की तरह लचीला हो जाएगा, लू रैन ने हल्के से कहा। यह सुनकर लिन शेन चौंक गया। लानत है, यह महिला बहुत दुर्भावनापूर्ण है। मैंने अभी उसके साथ सोया है और अब वह मुझे कीचड़ में बदलना चाहती है।
उसने मन ही मन लू रैन को कोसा, फिर भी उसने मासूम चेहरा बनाए रखा। शिक्षक लू रैन, इंजेक्शन की गलतियां अपरिहार्य हैं। आपको इसे दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। कार्टिलेज द्रव का प्रभाव कितने समय तक रहता है? क्या इसे उल्टने का कोई तरीका है? ये इंजेक्शन की गलती नहीं है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता। आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे, मिट्टी के ढेर की तरह जिएंगे, लू रैन ने कहा, उसके मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए एक भयावह मुस्कान प्रकट की। शिक्षक लू रैन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लिन शेन ने अंतिम प्रयास किया। क्यों? क्या तुम नहीं समझती कि तुम्हारे दिल में क्या है? जैसे ही उसने कहा, लोरेन ने एक और सिरिंज निकाली, नीचे झुकी, लिन शेन के चेहरे को देखा और सुई सीधे उसकी गर्दन में घुसा दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। तरल पदार्थ के इंजेक्शन के साथ लिन शेन को लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। गर्मी की एक लहर उसके कमजोर शरीर से होकर एक निश्चित अंक की ओर बही, जिससे लिन शेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अस्थिविहीन शरीर में एक ऐसा स्थान था जो स्टील से भी अधिक कठोर था। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लिन शेन घबराने लगा। लू रैन ने बगल में रखे कीटाणुनाशक कैबिनेट से एक ट्रे निकालते हुए कहा, तुम्हारे जैसे नीच व्यक्ति के लिए ये स्वाभाविक है कि वह अपने पीछे कोई विपत्ति न छोड़े। ट्रे में डिस्पोजेबल उपकरण भरे हुए थे, जिनमें कई तरह की कैंची और सर्जिकल चाकू शामिल थे। अरे, ये औरत बहुत ही दुष्ट है। लिन शेन भयभीत हो गया और जल्दी से चिल्लाया, शिक्षक लू रैन, कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया है। मैं बस आपकी प्रशंसा करता हूँ, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं सका। मैं कसम खाता हूँ, मैंने आपके साथ कुछ भी अनुचित नहीं किया है। मेरे दिल में, आप एक महान और पवित्र महिला हैं, जिसका अपमान नहीं किया जा सकता। मेरा सुझाव है कि तुम बात न करो और इधर उधर न घूमो, अन्यथा अगर मैंने बहुत ज्यादा काट लिया तो मुझे दोष मत देना, लू रैन ने कहा और उसने एक स्केलपेल उठाया और ध्यान से उसकी जांच की। लिन शेन ने देखा कि उसके चेहरे पर जो भाव थे, वे शैतान से भी ज्यादा भयानक थे। लिन शेन का शरीर तुरंत अकड़ गया और उसने संघर्ष करने या आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। शिक्षक लू रैन, मैंने वास्तव में कुछ भी नहीं किया, लिन शेन ने पीड़ा भरे भाव से कहा। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। मैं पूछती हूँ, तुम जवाब दो। अगर तुम्हारा जवाब मुझे असंतुष्ट करता है तो सर्जरी तुरंत शुरू हो जाएगी, लोरेन ने लिन शेन को अनदेखा करते हुए कहा, जब वह नीचे झुकी और खुद से बोली, तुमने मुझे बेहोश कैसे कर दिया? माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के माध्यम से जुड़े रहें। लिन शेन ने तुरंत अपने एक अंग पर ठंडा स्पर्श महसूस किया और बिना किसी हिचकिचाहट के बोल पड़ा, मेरे पास एक अनोखी क्षमता है जो मुझे एक निश्चित सीमा तक बचाव को नज़रअंदाज करने की अनुमति देती है। तुम्हारे बारे में मेरे शोध से पता चला है कि तुमने जो प्रतिभाएं प्रदर्शित की हैं, वे पहले ही 3 से अधिक हो चुकी हैं, लोरान ने उदासीनता से कहा। लिन शेन ने कहा, मेरी प्रतिभाएं असामान्य हैं। मेरे पास कुल 5 प्रतिभाएं हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपनी सारी प्रतिभाओं को बिना किसी चूक के विस्तार से सूचीबद्ध करें, अन्यथा आपको परिणाम पता है। लू रैन आश्चर्यचकित था। एक सामान्य इवॉल्वर में केवल 3 प्रतिभाएं होती हैं और 4 प्रतिभाएं वाले लोग अत्यंत दुर्लभ थे। फिर भी लिन शेन के पास 5 प्रतिभाएं थीं। युद्ध गीत। लिन शेन ने अपनी प्रतिभा को सार्वजनिक रूप से दोहराया, जिस पर दूसरों ने संभवतः अनगिनत बार शोध किया था। भले ही उसने ऐसा न कहा हो, लेकिन जिसने भी उस पर शोध किया है, उसे उचित समझ होनी चाहिए। एकमात्र अज्ञात क्षमता उनकी एक्यूपॉइंट सीलिंग थी, लेकिन लिन शेन ने इसे एक्यूपॉइंट सीलिंग के रूप में नहीं, बल्कि कमजोरियों को समझने और एक निश्चित सीमा तक बचाव को नज़रअंदाज करने की क्षमता के रूप में वर्णित किया। लू रैन ने बिना किसी संदेह के उनकी बात सुनी। अगर लिन शेन ने एक्यूपॉइंट सीलिंग या 10 में से एक निश्चितता जैसी किसी बात का उल्लेख किया होता, तो लू रैन जैसी शोधकर्ता इसे स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि उनके विचार में वे अवैज्ञानिक थे। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक प्रश्न का समाधान हो जाने के बाद लू रैन ने एक और संदेह दूर करने का प्रयास किया। लिन शेन ने उसे नींद में पकड़ रखा था, लेकिन उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया, सिवाय उसके हाथ को उसके ऊपर टिकाने के। कोई और अनुचित व्यवहार नहीं किया गया था। ये सब व्यर्थ लग रहा था, इसलिए लू रैन असली कारण जानना चाहता था। क्योंकि लिन शेन को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि वह कैसे समझाए। अचानक लिन शेन को एक अंग पर ठंड महसूस हुई और वह चौंककर चिल्लाया, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था। लिन शेन अब पूरी तरह से तैयार था, वह स्वर्ग को नकारने वाली हड्डी का जिक्र नहीं कर सकता था। अगर लू रैन को पता चला कि वह दूसरी महिलाओं के साथ सोने जा रहा है, तो वह निश्चित रूप से उसे खत्म किए जाने वाले अभिशाप के रूप में देखेगी। तुम्हारी हरकतें तुम्हारे शब्दों से मेल नहीं खाती। लोरेन ने उसका हाथ रोक दिया, लेकिन स्केलपेल को दूर नहीं किया। लिन शेन को घूरते हुए उससे सवाल किया। लिन शेन अब निश्चित थी, लोरेन अनुमान नहीं लगा रही थी। उसने प्रयोगशाला में जो कुछ भी हुआ था वह सब देखा होगा, वहाँ निगरानी अवश्य होगी। इस विचार के साथ लिन शेन का दिल वास्तव में शांत हो गया। अगर लोरेन ने निगरानी देखी होती तो उसे पता चल जाता कि उसने कुछ नहीं किया है।
हालांकि लिन शेन ये पता नहीं लगा सका कि वह निगरानी कैमरा कहाँ था। उसने पहले भी जांच की थी और पाया था कि कोई भी कैमरा अभी भी काम कर रहा था। लिन शेन के चेहरे पर एक कड़वा भाव आया और उसने आह भरते हुए कहा, मैं वास्तव में तुम्हें चाहता हूं, लेकिन मेरा तर्क मुझे बताता है कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। मैं सिर्फ एक आरोही हूं जो शायद निर्वाण को भी पहुंच से दूर पाता हूं और जीवन भर आरोही स्तर पर ही रहने की संभावना है। और तुम सुप्रीम अकेडमी में एक शिक्षक हो, लाखों लोगों द्वारा पूजे जाने वाले एक अमर व्यक्ति जो दूसरे नहीं बन सकते चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। जहां तक मेरा सवाल है, सुंदर होने के अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे साथ एक बार सोने का मौका मिलना ही मेरे पूरे जीवन के लिए पर्याप्त संतुष्टि है। तुम पानी के ऊपर कमल हो और मैं उसके नीचे कीचड़। मैं तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को कलंकित कैसे कर सकता हूँ? तुम किसी बेहतर व्यक्ति के लायक हो, मैं अपनी स्वार्थी इच्छाओं को तुम्हें बर्बाद नहीं करने दे सकता। बकवास, ऐसा लगता है कि तुम अब इसे नहीं चाहती, लू रान ने बोलते हुए स्केलपेल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लिन शेन ने हालांकि पहले की तरह तीखी प्रतिक्रिया नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके चेहरे पर एक शांत भाव दिखाई दिया और उसकी आंखों के कोने से एक आंसू भी बह निकला क्योंकि उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। इस जीवन में तुम्हारे साथ एक रात की नींद साझा करना, यही काफ़ी है। शेन ने एक आवाज़ सुनी और तुरंत उसे घोर निराशा का एहसास हुआ तथा उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। इस बार इसमें कोई अभिनय नहीं था, सब कुछ वास्तविक भावनाएं थीं। लू रैन अपनी हंसी रोक नहीं पाए। यही तो ठीक है। इस भावना को याद रखो और अगली बार जब तुम प्रदर्शन करो तो इसी तरह व्यवहार करो। जैसे ही उसने यह बात कही, लोरेन सीधा हुआ और एक और सिरिंज लेकर लिन शेन को एक अंतःशिरा इंजेक्शन लगाया। जल्द ही लिन शेन को लगा कि उसका शरीर, जो पहले मिट्टी की तरह ढीला था, फिर से एक कंकाल बन गया है और वह जल्दी से नीचे देखने के लिए उठ बैठा। एक निश्चित सदस्य को सीधा खड़ा देखकर हस्त तलवार कौशल उसके पैरों के बीच उससे मात्र मिलीमीटर की दूरी पर डाला गया। लिन शेन को पसीना आ गया और उसने प्रयोग की मेज से उतरने से पहले सावधानीपूर्वक सर्जिकल चाकू निकाल लिया। जबकि उपास्थि द्रव का प्रभाव खत्म हो गया था, दूसरी दवा अभी भी काम कर रही थी, जिससे लिन शेन को कुछ शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं इसे अभी के लिए आपके बिल में डाल दूंगी। आगे के प्रयोगों के लिए आपको कॉल पर रहना होगा। लू रान ने अपने डिस्पोजेबल दस्ताने उतार दिए और क्लीनर से अपने हाथ धोते हुए कहा। बिल्कुल बिल्कुल, लिन शेन ने जल्दी से जवाब दिया। शिक्षक लो रैन, मारक के बारे में क्या? तुम भाग्यशाली हो कि मैंने इसे नहीं काटा। तुम इसका मारक खोज रही हो, इसका इलाज तुम खुद ही करो, लू रैन ने प्रयोगशाला से बाहर जाते हुए कहा। असहाय महसूस करते हुए लिन शेन केवल अजीब तरीके से चलते हुए प्रयोगशाला से बाहर लू रैन का पीछा कर सकता था। यह अच्छी बात थी कि उसका युद्ध सूट पर्याप्त प्रतिबंधात्मक था, अन्यथा उसे अपना चेहरा दिखाने में बहुत शर्म आती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शिक्षक लो रैन, अब मैं विदा लेता हूं, लिन शेन ने प्रयोग भवन से बाहर निकलते ही कहा। वह लो रैन से दूर जाने के लिए उत्सुक था। रुको, लू रैन ने उसे पीछे से पुकारा। शिक्षक लो रैन, क्या आपके पास कोई और निर्देश हैं? लिन शेन ने अनिच्छा से रुककर लो रैन को एक मजबूर मुस्कान दी। आपके संपर्क नंबर के बिना मैं अगले प्रयोग के लिए आपको कैसे ढूंढ पाऊंगा? लू रैन ने भावशून्यता से पूछा। लिन शेन ने उसे अपना संपर्क नंबर दिया, लेकिन जब उसने उसका नंबर मांगा तो उसने बस इतना कहा कि वह आवश्यकता पड़ने पर उससे संपर्क करेगी। उसने उसे कोई नंबर नहीं दिया। लिन शेन को वास्तव में परवाह नहीं थी, वह वास्तव में उसका नंबर नहीं चाहता था। उसने पहले ही उससे अग्नि बीज प्राप्त कर लिया था और उसे फिर से देखने की योजना नहीं बनाई थी। जब वह शैक्षणिक जिले से बाहर निकला तो बिंगले या अप्रत्याशित रूप से अभी भी बाहर इंतजार कर रहा था। लिन शेन को देखते ही बिंगलिया जल्दी से उसके पास आए। डीएस बड़ी ई ने कहा कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, लिन शेन ने अपना सिर हिलाया। सुनकर अच्छा लगा। मैंने जो मामला बताया उसके बारे में क्या तुमने इस पर विचार किया है? बिंगलिया ने फिर पूछा। तुम डीएस बड़ी ई को ढूंढो। यदि डीएस बड़ी ई जाएगी तो मैं भी जाऊंगा, लिन शेन ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने अभी तक निर्वाण प्राप्त नहीं किया था और उसे अपने साथ एक विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता थी। यद्यपि वह वास्तव में एक दोस्त नहीं था, लेकिन डीएस बड़ी ई का चरित्र भरोसेमंद था और लिन शेन को उसके द्वारा धोखा दिए जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मैं तुरंत डीएस बड़ी ई से संपर्क करूंगा, बिंगलिया ने कुछ अनिच्छा से कहा, लेकिन फिर भी लिन शेन की इच्छा के अनुसार डीएस बड़ी ई से संपर्क करना जारी रखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि वह केवल लिन शेन के साथ सहयोग करे और मदद के लिए कई निर्वाण प्राणियों को बुलाए तो उसे उनके साथ किसी भी निर्वाण अंडे को विभाजित करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन डीएस बड़ी ई को शामिल करने का मतलब था कि उन्हें उसके साथ एक निर्वाण अंडा साझा करना होगा। सौभाग्य से वहां 3 निर्वाण अंडे थे, इसलिए डीएस बड़ी ई, लिन शेन और बिंगलिया ने सहयोग किया। उनमें से प्रत्येक अतिरिक्त सहायकों को खोजने के लिए भुगतान किए बिना अभी भी एक प्राप्त करने में सक्षम था।
ये गणना करने के बाद बिंग लेया को लगा कि यह स्वीकार्य है। उन तीनों की ताकत असुरभूत राजा के पालतू अंडों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। डीएस बड़ी ई से संपर्क करने के बाद डीएस बड़ी ई ने तुरंत सहमति दे दी। तीनों ने घोस्ट गेट स्टार जाने का समय तय किया और लिन शेन ने इस बीच रहने और आराम करने के लिए एक जगह ढूंढ ली। शुक्र है कि जिस समस्या को लेकर वह चिंतित थे वह घटित नहीं हुई और एक रात के बाद उनका एक अंग अंततः सामान्य हो गया, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली। ये शोध महिलाएं बहुत डरावनी हैं। लिन शेन ने भविष्य में लू रैन से बहुत दूर रहने का मन बना लिया था। डीएस बड़ी ई और बिंग लेया सुबह सुबह लिन शेन को ढूंढने आए, लेकिन वह अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था। यद्यपि वह जाग रहा था, लेकिन उसे उठने का मन नहीं हुआ और जब डीएस बड़ी ई और बिंग लेया उसे बुलाने आए तभी वह अनिच्छा से बिस्तर से बाहर निकला। तीनों एक साथ घोस्ट गेट स्टार की ओर बढ़े। वर्तमान में 4 टेलीपोर्टर थे जो घोस्ट गेट स्टार की ओर ले जाते थे, जिन्हें 4 अलग अलग बलों में विभाजित किया गया था। उनमें से 3 पहले से ही सार्वजनिक उपयोग के लिए खुले थे और कोई भी शुल्क देकर घोस्ट गेट स्टार तक टेलीपोर्ट कर सकता था। बेशक बिंग लेया ने टेलीपोर्टेशन के लिए पैसे दिए। एक बार जब तीनों घोस्ट गेट स्टार पर पहुंचे तो लिन शेन ने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि वहां केवल तारे थे, कोई चांद या सूरज नहीं था और तापमान बहुत कम था। फिर भी वहां कोई ग्लेशियर नहीं थे। गुरुत्वाकर्षण विशालकाय वलय तारे की तुलना में अधिक मजबूत था, लेकिन इससे उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके चारों ओर काली पर्वत श्रृंखलाएं थीं और आकाश में कभी कभी प्रकाश की किरणें उड़ती हुई दिखाई देती थीं, जो संभवतः निर्वाण देवता अपनी ओर तेजी से आ रहे थे। हाल ही में कई निर्वाण प्राणी घोस्ट गेट स्टार पर आए थे। सभी की नज़र असुरभूत राजा के 3 पालतू अंडों पर थी। बिंग लेया को डर था कि देरी से परेशानी हो सकती है, इसलिए वह आगे बढ़ने की जल्दी में था। हालांकि लिन शेन की उड़ान की गति बहुत धीमी थी, जो बिंग लेया और डीएस बड़ी ई के साथ तालमेल रखने में असमर्थ थी, जो पहले ही निर्वाण स्तर पर पहुंच चुके थे। बिंग लेया को पता नहीं था कि लिन शेन अभी भी एक आरोही था, इसलिए वह हैरान था कि लिन शेन इतनी धीमी गति से क्यों उड़ता है। फिर भी उसने पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वह लिन शेन को नाराज कर दे। डीएस बड़ी ई ने एक निर्वाण स्तर के घोड़े को बुलाया और लिन शेन को साथ में सवारी करने के लिए आमंत्रित किया, जिससे अंततः उनकी गति बढ़ गई। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर आपकी अगली यात्रा आपका इंतजार कर रही है। असुरभूत राजा के क्षेत्र में पहुंचने से पहले उन्होंने आगे लोगों से भरी एक घाटी देखी, जो रात्रि बाजार की तरह हलचल से भरी थी। कुछ लोगों ने घाटी में दुकानें भी लगा रखी थीं। लिन शेन और उसके साथियों के आगमन ने तुरंत कई निर्वाण प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया। बिंग लेया निर्वाण प्राप्त करने वाले लोगों में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बहुत से लोग नहीं जानते थे कि डीएस बड़ी ई ने निर्वाण प्राप्त कर लिया था, लेकिन निर्वाण के बिना भी डीएस बड़ी ई जहां भी जाते थे हमेशा ध्यान का केंद्र होते थे। केवल लिन शेन ने अपना प्रोफाइल कम रखा, उनके कवच में कुछ बदलावों के कारण, जो अब उनके पिछले चांदी के क्रिस्टलीय कवच से काफ़ी अलग लग रहा था। बहुत कम लोग उन्हें पहचान सके। लिन शेन की नज़र घाटी के अंत पर टिकी थी, जहां एक गुफा थी। गुफा के बाहर कई निर्वाण प्राणी एक निर्वाण प्राणी से लड़ रहे थे। निर्वाण प्राणी एक दुष्ट भूत जैसा था, जिसका स्वरूप भयंकर था, लगभग 3 मीटर लंबा, पूरी तरह से जैड जैसे पत्थर से तराशा गया था। काले जैड कवच और हेलमेट पहने हुए, सिर पर एक सींग, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल पकड़े हुए। हालांकि तलवार थोड़ी घुमावदार थी और काले जैड से भी तैयार की गई थी। एक तरफ धारदार थी जबकि दूसरी तरफ मोटी थी, जो तलवार से ज्यादा ब्लेड जैसी दिखती थी। ब्लेड पर काले धुएं की माला थी, जैसे कि अनगिनत पीड़ित आत्माएं उसमें समा गई हों। उसके दूसरे हाथ में ढाल थी जो तीर के पंख की तरह थी, जिसे भी काले जैद से तराशा गया था। ढाल के सामने एक दुष्ट भूत के सिर की छवि थी। उसकी आंखें अब खुली हुई एक अजीब लाल चमक उत्सर्जित कर रही थीं। इससे लड़ने वाले निर्वाण प्राणी शीर्ष स्तर के लड़ाके थे, जिनके साथ कई दुर्जय निर्वाण पालतू जानवर थे। वे विभिन्न संवर्धन क्षमताओं से घिरे हुए थे, जिससे वे कई रंगों के प्रभामंडल बिखेरते थे। हालांकि ढाल पर दुष्ट भूत की छवि की निगाह के नीचे उनके चमकदार प्रभामंडल बिना किसी निशान के गायब हो गए। निर्वाण की शक्तियों के आपस में जुड़े होने के बावजूद वे निर्वाण प्राणी पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, जिसने अपनी ढाल से उनकी सभी शक्तियों को पीछे धकेल दिया। इस बीच काले धुएं के ब्लेड क्यूई ने हवा में अपने ब्लेड को काट दिया और हर वार के साथ निर्वाण प्राणियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। जमीन पर कई मृत निर्वाण पालतू जानवर पड़े थे, जो संभवतः असुरभूत राजा द्वारा मारे गए थे। शेन ने कुछ देर तक देखा और विसंगति को समझ लिया। असुरभूत राजा के पीछे पहाड़ी गुफा से लगातार काला धुआं निकल रहा था। ये ठंडा भयावह धुआं ज्यादातर असुरभूत राजा के शरीर की ओर बह रहा था, उसके चारों ओर जमा हो रहा था, मानो उसे एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दे रहा हो। काले धुएं का एक हिस्सा घाटी के तल पर चिपक गया, जिससे आसपास का क्षेत्र काले बादलों के समुद्र जैसा दिखने लगा।
असुर भूत राजा ने इस धुएं के बीच युद्ध किया, जबकि निर्वाण प्राणियों और उनके पालतू जानवरों ने काले धुएं को छूने की हिम्मत न करते हुए हवा से उससे युद्ध किया। बिंगलिया ने बताया, ये काला धुआं अत्यधिक हीन और ठंडा है। यहाँ तक कि निर्वाण प्राणियों के शरीर भी काले धुएं के संपर्क में आने पर ठंड से प्रभावित हो सकते हैं। सबसे हल्के से किसी का शरीर जमकर कठोर हो जाएगा, सबसे बुरे से रक्त जमकर बर्फ बन जाएगा। कमजोर शारीरिक बनावट और निर्वाण की शक्ति वाले लोग धुएं में जीवित नहीं रह सकते, लड़ना तो दूर की बात है। कुछ देर रुकने के बाद बिंगलिया ने आगे कहा, गुफा के अंदर का काला धुआं और भी घना और ठंडा है। जब तक तुम्हारा शरीर तुम्हारे जैसा मजबूत न हो, निर्वाण अंडों के स्थान तक पहुंचना असंभव है। लिन शेन ने गुफा की ओर देखा। अंदर का काला धुआं इतना घना था कि वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसने भौहें सिकुड़ी और बिंगलिया की ओर मुड़ा। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें कैसे पता कि अंदर 3 पालतू अंडे हैं? घोस्ट गेट स्टार के पास रोशनी देने के लिए कोई तारा नहीं है, ये हमेशा बिना दिन के इसी अवस्था में रहता है। लेकिन एक बीते दिन घोस्ट गेट स्टार ने दूसरे तारा मंडल के क्षेत्र में प्रवेश किया। उस मंडल के तारे से आने वाली रोशनी ने इस जगह को रोशन कर दिया और गुफा में मौजूद काला कोहरा बहुत हल्का हो गया। असुर भूत राजा की ताकत भी बहुत कम हो गई। तभी कोई दौड़कर अंदर आया और उन्हें देख लिया। बिंगलिया ने आगे बताया, गणना के अनुसार लगभग 1 महीने में घोस्ट गेट स्टार फिर से उस तारामंडल के पास पहुंचेगा और यह स्थान एक बार फिर से प्रकाशित हो जाएगा। गुफा में काला धुआं काफी कम हो जाएगा। ऐसा होने से पहले हमें निर्वाण अंडे जब्त करने होंगे, अन्यथा जब वह समय आएगा तो कई और लोग भागकर आ जाएंगे और हमारी बारी कभी नहीं आएगी। मैं समझ गया। लिन शेन ने थोड़ा सिर हिलाया। यहाँ आए सभी निर्वाण प्राणी शायद यही विचार रखते थे। दुर्भाग्यवश अब तक कोई भी गुफा में घुसकर असुरभूत राजा के पालतू अंडों को जब्त करने में सफल नहीं हो सका था। जब वे बात कर रहे थे तो युद्ध के मैदान में स्थिति अचानक बदल गई। असुरभूत राजा की भूतिया आभा बढ़ गई और उसने जो काला ब्लेड क्यूई निकाला, उसने एक निर्वाण पालतू जानवर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, वह निर्वाण पालतू जानवर निर्वाण प्राणियों के लिए मुख्य ढाल था। उसकी मृत्यु से समूह में अव्यवस्था फैल गई। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और अधिक कहानियों का अनुभव करें। स्थिति को बिगड़ता देख वे निर्वाण प्राणी तुरंत पीछे हट गए। फिर भी असुरभूत राजा ने उनके कुछ और पालतू जानवरों को मार डाला, इससे पहले कि वे सुरक्षित दूरी पर वापस जा सकें। असुरभूत राजा ने उसका पीछा नहीं किया। वह पलटा और वापस गुफा में चला गया। उसका भयानक सिलहुट काले धुएं में गायब हो गया। असुरभूत राजा को आसानी से लुभाया नहीं जा सकता। वह मुश्किल से गुफा के प्रवेश द्वार के आसपास से बाहर निकलता है। अंदर घुसना कोई आसान काम नहीं है, और अगर कोई अंदर घुस भी जाए तो भी ठंडा काला धुआं ज्यादातर निर्वाण प्राणियों को पालतू अंडे लाने से पहले बर्फ की मूर्तियों में बदल देगा। भले ही वे बर्फ की मूर्तियों में न भी बदलें, उनके शरीर ठंड से अकड़ और सुस्त हो जाएंगे, और अगर असुरभूत राजा भी उनके पीछे आ गया तो उनकी मौत निश्चित होगी। बिंगलिया ने निष्कर्ष निकाला। फिर लिन शेन और डीएस बड़ी की ओर देखते हुए कहा, डीएस बड़ी और मैं इसे रोक लेंगे। तुम जल्दी से अंदर घुसने का मौका लो। तुम्हारी शारीरिक स्थिति के हिसाब से तुम इन शीतकाले कोहरे का सामना करने में सक्षम होगे, है न? मुझे पहले इसकी आदत डालनी होगी। चलो हम सब मिलकर उस असुरभूत राजा के खिलाफ लड़ते हैं, और एक बार जब मैं काले कोहरे की आदी हो जाऊंगी तो मैं गुफा में भागने का अवसर ढूंढूंगी। लिन शेन ने सोच समझकर कहा। ठीक है, डीएस बड़ी और बिंगलिया ने एक स्वर में सहमति जताई। जब तीनों आगे बढ़ने वाले थे तो उन्होंने एक आदमी और एक औरत को उस गुफा की ओर आते देखा जहां असुरभूत राजा रहता था। क्या वे लोग फीनिक्स कबीले के हैं? लिन शेन ने उस आदमी और औरत को देखा जिनकी आंखें और पंख फीनिक्स जैसे थे और जो सुनहरे कवच पहने हुए थे जो सुनहरे फीनिक्स के पंखों जैसा था, और उनकी पहचान का अनुमान लगाया। सही है, फीनिक्स कबीले ने हाल ही में कॉस्मिक की सबसे प्रमुख जाति का खिताब हासिल किया है, जो वर्तमान में अपने प्रभाव के चरम पर है। बिंगलिया ने फीनिक्स कबीले के पुरुष और महिला को देखा, अपनी भौहें सिकोड़ते हुए। वह आदमी फैंग फाइटियन है और महिला हुआंग फेवू है। दोनों शुद्ध रक्त फीनिक्स कबीले से हैं। वे निर्वाण स्तर के लोगों में से डरावने प्राणी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ भी होंगे। शुद्ध रक्त फीनिक्स कबीले के सदस्य आमतौर पर बहुत छोटी उम्र में ही दोहरी साधना करने वाले साथी का चयन कर लेते हैं। वे जिस फीनिक्स निर्वाण कौशल का अभ्यास करते हैं वह उन्हें एक साथ निर्वाण प्राप्त करने की अनुमति देता है, और दोहरी साधना से उन्हें जो निर्वाण गुण प्राप्त होते हैं वे अकेले साधना से प्राप्त होने वाले गुणों से कहीं अधिक मजबूत होते हैं। इसलिए शुद्ध रक्त फीनिक्स कबीले के निर्वाण गुण अन्य जातियों के निर्वाण प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होते हैं। 2 या 3 बार निर्वाण प्राप्त करने के बाद भी अन्य जातियों के निर्वाण प्राणियों की तुलना उनके एक निर्वाण से नहीं की जा सकती। बिंगलिया ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, फैंग फाइटियन और हुआंग फेवू फीनिक्स कबीले के उत्कृष्ट व्यक्ति हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों ने 11 बार निर्वाण का अनुभव किया है। उनकी ताकत बेहद भयानक है। ये संभव है कि उनके पास निर्वाण अंडा लेने की शक्ति हो।
क्या हमें अब वहां जाना चाहिए? वे पहले ही जा चुके हैं, चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। डीएस बड़ी अभी फीनिक्स कबीले के साथ अंडे के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्सुक नहीं थी। लिन शेन भी लाइन में पीछे हटने को तैयार नहीं थे, बल्कि उन्होंने भी इंतजार करने पर सहमति जताई। एड्स बाय पब फ्यूचर, यदि वे इसे ले लेते हैं तो हमारी यहाँ की यात्रा व्यर्थ हो जाएगी, बिंगलिया ने असहाय होकर कहा। वह केवल लिन शेन और अन्य लोगों के साथ लड़ाई देख पा रही थी। जैसे ही फैंग फेयन और हुआंग फेईवु गुफा के पास पहुंचे, गुफा से दो गहरे धुएं के रंग की ब्लेड क्यू की धारियां निकलीं, जो क्रमशः फैंग फेयन और हुआंग फेईवु की ओर बढ़ीं। वे दोनों निडर थे, प्रत्येक ने सहजता से सुनहरे प्रकाश की एक किरण छोड़ी जिसने वास्तव में अंधेरे धुएंदार ब्लेड क्यूई को चकनाचूर कर दिया। बिंगलेया ने तंग दिल से देखा और वह और भी चिंतित हो गई। असुर भूत राजा गुफा से बाहर निकला, अभी भी अपने पिछले रूप में। उसका मजबूत शरीर काले धुंध से घूम रहा था, एक हाथ में ढाल पकड़ी हुई थी, दूसरे हाथ में तलवार चाकू जैसे हथियार को पकड़े हुए, और सीधे फीनिक्स कबीले के पुरुष और महिला सदस्यों पर हमला किया। फैंग फीटियन और हुआंग फेवु ने चमकदार सुनहरी रोशनी बिखेरी जिससे सोने की किरणें निकलीं, जिसने वास्तव में काले धुंध से सशक्त असुर भूत राजा को कदम दर कदम पीछे धकेल दिया। चोट से बचने के लिए पूरी तरह से भूत ढाल पर निर्भर हो गया। सुनहरा प्रकाश काले कोहरे का स्वाभाविक शत्रु प्रतीत हो रहा था, जहां भी सोना जाता आसपास का काला धुआं नष्ट होकर शून्य हो जाता। असुर भूत राजा ने अपनी भूत ढाल उठाए और उस पर लगे भयावह चेहरों ने अचानक अपनी आंखें खोल दी, जिससे एक भयावह लाल रोशनी निकली। फैंग फेतियान और हुआंग फेवु की चमक काफी कमजोर हो गई, यहां तक कि उनकी गति भी धीमी हो गई। दोनों ने असुर भूत राजा से युद्ध करने के लिए सेना में शामिल हो गए और कुछ समय के लिए वे बराबरी पर थे, कोई भी ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम नहीं था। सभी दिशाओं में सुनहरी रोशनी चमक उठी, काली धुंध ज्वार की तरह उमड़ पड़ी, विभिन्न कौशल और निर्वाण की शक्ति लगातार टकरा रही थी। प्रभाव की भयावह लहर आसपास के क्षेत्र में लहरें मार रही थी, जिससे मूल रूप से घाटी में मौजूद निर्वाण प्राणी पीछे हटने को मजबूर हो गए। वे सभी महान युद्ध को देखने के लिए पहाड़ों की ओर उड़ गए। फैंग फेतियान और हुआंग फेवु ने सेना में शामिल होकर फिर भी वे ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सके। असुर भूत राजा हमारी कल्पना से भी अधिक दुर्जय है, वहां खड़े लोगों ने आपस में चर्चा की। बिंगलिया की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई जब उसने धीरे से कहा, फीनिक्स कबीले के दो लोगों की संयुक्त शक्ति जो दोहरी खेती करते हैं, वह सिर्फ दोगुनी से भी अधिक है। ये कहा जा सकता है कि ये दोनों एक साथ निर्वाण स्तर पर एक अपराजय अस्तित्व के रूप में खड़े हैं। फिर भी वे अभी भी कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं, हमें बाद में सावधान रहना चाहिए। जब वे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने अचानक देखा कि हुआंग फेईवु युद्ध से अलग होकर गुफा की ओर बढ़ रहा है। फैंग फीटियन के शरीर से एक प्रकाश विस्फोट हुआ, उसकी पुतलियां सुनहरे प्रकाश के छल्ले बन गईं, उसके हाथ में एक सुनहरा पंख ब्लेड दिखाई दिया और उसके पीछे प्रकाश के सुनहरे पंखों की एक जोड़ी उभरी। वह सुनहरे प्रकाश में लिपटे एक देवता की तरह लग रहा था और अपनी एकाकी शक्ति के साथ वह असुर भूत राजा से उलझ गया, जिससे वह गुफा में वापस जाने से रोक दिया। ये बुरी बात है, वे सफल होने जा रहे हैं, बिंगलेया ने बहुत खेद व्यक्त किया। फीटियन ने अकेले ही असुर भूत राजा से युद्ध किया और आश्चर्यजनक रूप से वह किसी नुकसान में नहीं रहा, जिससे दर्शकों की ओर से उसे निरंतर प्रशंसा मिलती रही। पहले लड़ने वाले निर्वाण प्राणी भी महान ब्रह्मांडीय कुलों से थे, वे सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे और उनमें से कुछ ने निर्वाण स्तर लीडरबोर्ड पर शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया था। साथ मिलकर उन्होंने असुर भूत राजा से युद्ध किया, यहाँ तक कि कई पालतू अंडों का भी इस्तेमाल किया, फिर भी वे अपने पंख काटकर वापस लौटे। लेकिन फैंग फीटियन अकेले ही एक सुनहरे पंख के साथ असुर भूत राजा से लड़ रहा था, जो वास्तव में आश्चर्यजनक था। यह अफसोस की बात है कि फैंग फीटियन ने कबीले की रैंकिंग लड़ाई में भाग नहीं लिया, अन्यथा वह निश्चित रूप से निर्वाण लीडरबोर्ड पर पहले स्थान पर होता। फीनिक्स कबीले की विरासत की गहराई भयावह है। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति अभी तक युद्ध में शामिल भी नहीं हुआ है और उसकी उपलब्धियां पहले से ही चौंकाने वाली और अपरंपरागत हैं। कौन जानता है कि वे और कितने दुर्जय योद्धाओं को छिपा रहे हैं। केवल फीनिक्स कबीले ही नहीं, बल्कि उन शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों में कौन जानता है कि कितने छिपे हुए योद्धाओं ने युद्ध में भाग नहीं लिया है। कोई भी अपने सभी पत्ते मेज पर नहीं रखता है। फैंग फीटियन के हाथ में सुनहरा पंख ऊंची सुनहरी रोशनी के साथ चमक रहा था, उसके कौशल तलवार और कुल्हाड़ी दोनों के समान थे और उसकी चाल तकनीक और भी रहस्यमय रूप से अथाह थी। बिंगलिया ने सूक्ष्मता को समझा और निराशा के साथ कहा, असुर भूत राजा की वह भूत ढाल फैंग फाइटियन के खिलाफ बेकार लगती है, यह शायद ही उसकी युद्ध शक्ति को कमजोर कर सकती है। डीएस बड़ी ई ने फैंग फाइटियन को अपनी दिव्य शक्ति प्रदर्शित करते हुए देखा और जवाब में सिर हिलाया। मैंने सुना है कि फीनिक्स कबीले के पास फीनिक्स ब्लड बाथ के रूप में जाना जाने वाला एक अत्यंत दुर्लभ बेस चेंज टैलेंट है। केवल शुद्ध रक्त फीनिक्स कबीला ही इसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर सकता है, जो सभी नकारात्मक स्थितियों से प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। ऐसा लगता है कि फैंग फाइटियन के पास भी ऐसी ही प्रतिभा है। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अधिक अनुभव प्राप्त करें।
बिंगलिया ने आह भरते हुए कहा, मैंने भी इस प्रतिभा फीनिक्स ब्लड बाथ के बारे में सुना है। यहाँ तक कि शुद्ध रक्त फीनिक्स कबीले में भी यह एक दुर्लभ उपहार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फैंग फाइटियन को ऐसी किस्मत मिलेगी। ऐसा लगता है कि हमारी यहाँ की यात्रा व्यर्थ हो गई है। ये सुनकर लिनशेन ने डीएस बड़ी ई की ओर मुड़कर पूछा, क्या आपने फिर से शुरुआत करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि आप खराब प्रतिभा के साथ पैदा हुई थीं? डीएसी एक प्राकृतिक निर्वाण प्राणी था और लिनशेन हमेशा से ही यह जानने के लिए उत्सुक था कि उसने फिर से शुरुआत क्यों की। बिंगलिया और अन्य लोगों के साथ प्रतिभाओं के बारे में बातचीत ने उसे यह पूछने के लिए प्रेरित किया। डीएस बड़ी ई ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जन्मजात प्रतिभा बुरी नहीं है, लेकिन मैं उन चीज़ों का अनुभव करना चाहती थी जिनका सामना मैंने पहले कभी नहीं किया था। यही वजह है कि मैंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। इसका मेरी प्रतिभा से कोई खास लेना देना नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर, बिंगलिया ने कहा। डीएस बड़ी ई विनम्र हो रहे हैं। उनकी जन्मजात प्रतिभा पहले से ही शीर्ष स्तर पर थी। उनकी वर्तमान प्रतिभा शायद उनकी प्राकृतिक प्रतिभा से बेहतर भी नहीं है। लिनशेन को कुछ आश्चर्य हुआ, तो क्या तुम्हें दोबारा शुरू करने में कोई नुकसान नहीं है? यह जरूरी नहीं कि नुकसान ही हो। एक तो हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया संचय और विरासत है, और दूसरा हमारी अपनी पसंद है। यह नहीं कहा जा सकता कि कौन बेहतर है या कौन बुरा, ये बस एक अलग पसंद है। डीएस बड़ी ई ने लिनशेन को उच्च कुलों के बारे में कुछ ज्ञान दिया। उच्च कुल वाली जातियों के श्रेष्ठ होने का कारण यह है कि वे स्वयं उच्च स्तर तक विकसित हो चुकी हैं, तथा उन्होंने विभिन्न प्रबल प्रतिभाएं अर्जित कर ली हैं, जो उन्हें और भी ऊंचे पदों तक विकसित होने में सक्षम बनाती हैं। इसलिए उन्हें विरासत में मिली आधार परिवर्तन प्रतिभाएं आमतौर पर मजबूत होती हैं, और उनके लिए खराब प्रतिभाएं विरासत में मिलना दुर्लभ है, जिनमें से कई ब्रह्मांड की शीर्ष प्रतिभाओं में से हैं। ये उनके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियां हैं, जो उनके परिवार के पीढ़ियों के प्रयासों का परिणाम हैं। डीएस बड़ी ई की तरह एक प्राकृतिक निर्वाण के लिए ये सर्वोच्च वंश की अनगिनत पीढ़ियों द्वारा अपनी शीर्ष प्रतिभाओं को लगातार विकसित करने के कारण है, जिससे उनके लिए खराब प्रतिभाओं को पारित करना लगभग असंभव हो जाता है। लिनशेन जैसे व्यक्ति के लिए सबसे निचले स्तर से शुरू करके ऊपर की ओर बढ़ना, चाहे वह स्वयं कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी संतानें केवल सबसे निचले स्तर से ही ऊपर उठ सकती हैं। बैककोट बैककोट बैककोट, यदि लिनशेन के पति या पत्नी और वंशज, साथ ही उनके पति या पत्नी, सभी शीर्ष स्तर की प्रतिभा वाले हैं, तो जब तक वे प्राकृतिक क्रिस्टल बेस या आरोही को जन्म दे सकते हैं, तब तक संभावना है कि वे अपने पूर्वजों से इन शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं को विरासत में प्राप्त कर सकते हैं। यदि वंशज समान स्तर के नहीं हैं, तथा प्रत्येक पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कमजोर है और उनमें उच्च स्तरीय प्रतिभाओं का अभाव है, तो भले ही मनुष्य इस स्तर तक विकसित हो जाएं कि वे प्राकृतिक क्रिस्टल बेस प्राणियों को जन्म दे सकें, तब भी उच्च स्तरीय प्रतिभाओं को प्राप्त करना कठिन होगा। फैंग फीतियन एक सकारात्मक उदाहरण है। फीनिक्स कबीले ने अनगिनत पीढ़ियों में विकास किया है और अंततः शिशुओं को शीर्ष स्तरीय आरोही निकायों के रूप में जन्म लेने में सक्षम बनाया है, जिसमें कई शीर्ष स्तरीय प्रतिभाएं हैं। फैंग फीतियन खुद असाधारण हैं, जिन्हें शीर्ष स्तरीय प्रतिभाएं और जीवन आधार विरासत में मिले हैं। जिन 3 लोगों ने असुरभूत राजा को फैंग फीतियन के खिलाफ कुछ खास नहीं कर पाने की स्थिति में देखा था, उन सभी को लगा कि यह यात्रा शायद वास्तव में व्यर्थ रही होगी। जबकि युद्ध देखने वाले भी फीनिक्स कबीले और फैंग फाइटियन की ताकत पर आश्चर्यचकित थे, उन्होंने अचानक एक आकृति को गुफा से बाहर निकलते देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर, शुरू में ये सोचा गया कि हुआंग फेइवू पालतू अंडों के साथ भाग रही है, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि वह वास्तव में हुआंग फेइवू ही थी। लेकिन न केवल उसके पास पालतू अंडों नहीं थे, बल्कि वह बहुत दयनीय स्थिति में भी दिख रही थी। उसके स्वर्णपंख कवच पर अनेक घाव थे, लेकिन इन घावों से खून नहीं बह रहा था, वे जमे हुए लग रहे थे। हालांकि कुछ घाव बहुत गहरे थे, जिससे अंदर की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। हुआंग फेइवू लड़खड़ाते हुए बाहर आए, उसका शरीर स्पष्ट रूप से थोड़ा असंवेदनशील था और कुछ हद तक काम भी रहा था। वह बाहर निकलते ही तुरंत फैंग फेटियन की ओर दौड़ी, जो भी दंग रह गया और जल्दी से उससे मिलने के लिए आगे बढ़ा। तभी एक और आकृति गुफा से बाहर निकली। ये प्राणी असुरभूत राजा से थोड़ा छोटा था, लेकिन फिर भी एक औसत मानव से काफी लंबा था। असुरभूत राजा के विपरीत ये प्राणी पूरी तरह से सफ़ेद था, जैसे कि मटन वसा वाले जैद से तराशा गया हो। इसके शरीर पर बर्फ सफ़ेद कवच था और एक आकर्षक मुद्रा थी। इसका चेहरा किसी कुशल मूर्तिकार द्वारा उत्कृष्ट रूप से तराशी गई कलाकृति जैसा सुंदर था। उसके हाथों में लाइफ बेस भी था। उसके दाहिने हाथ में क्रिस्टल क्लियर पारदर्शी चाकू था और उसके बाएं हाथ में इसी तरह का बना हुआ कांटा था। वे खाने के चाकू और कांटे जैसे लग रहे थे, लेकिन बड़े आकार के। हुआंग फेवू के शरीर पर घाव स्पष्ट रूप से इस प्राणी के हाथों में चाकू से आए थे। उस चमकते हुए ब्लेड पर लाल क्रिस्टल के धब्बे थे, जो जमे हुए खून के थे। वह क्या है? एक और असुरभूत राजा? लिनशेन ने बिंग लेया और डीएस बड़ी ई को असमंजस में देखते हुए पूछा। मैंने अंदर किसी अन्य निर्वाण प्राणी के बारे में कभी नहीं सुना। जो लोग पहले अंदर गए थे, उन्हें इस प्राणी का सामना नहीं करना पड़ा।
वह कहाँ से आए मुझे नहीं पता, बिंगलिया भी उतना ही आश्चर्यचकित था। ये भी संभवतः एक असुर भूत राजा है, बस अलग लिंग का। डीएस बड़ी ई ने उस प्राणी को घूरते हुए कहा जो अभी अभी उभरा था। निर्वाण प्राणियों में लिंग होता है। लिन शेन ने हमेशा सोचा था कि बेस वेरिएंट प्राणी अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। अधिकांश बेस वेरिएंट जीव अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। डीएस बड़ी ई ने बताया, मैंने पहले 2 अमर जीवों को देखा है, एक नर और एक मादा, और उनके प्रजनन का तरीका हमारे जैसा ही था। यदि नर भूत राजा है तो मादा अवश्य ही असुर भूत रानी होगी। ऐसा लगता है कि उसकी क्षमताएं भूत राजा से भिन्न हैं। लिन शेन ने लड़ाई का अवलोकन किया। 2 पर 2 लड़ाई में हुआंग फेवु और फैंग फेटियन आश्चर्यजनक रूप से नुकसान में थे और भूत राजा और भूत रानी द्वारा दबा दिए गए थे। हुआंग फेवु की चोटें वास्तव में एक कारक थीं, लेकिन नुकसान का एक प्रमुख कारण भूत रानी की क्षमताएं थीं, जो भूत राजा से पूरी तरह से अलग थीं, फिर भी एक दूसरे के पूरक थीं, जिससे उनकी लड़ाकू शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई और यहाँ तक कि युद्ध में हुआंग फेवु और फैंग फेटियन के समन्वय को भी पीछे छोड़ दिया। राजा की तलवार की धारें व्यापक और व्यापक थीं तथा उनमें आश्चर्यजनक विनाशकारी शक्ति थी। हालांकि भूत रानी का ब्लेड खामोश और अदृश्य था, उसके वार की ताकत दिखाई नहीं देती थी, नहीं हवा में उसके वार की कोई आवाज़ आती थी। जब तक आप आवाज़ सुनते और कंपन महसूस करते, तब तक आप पहले ही वार का शिकार हो चुके होते। भूत रानी के दूसरे हाथ में कांटा पिशाच के नुकीले दांतों जैसा था, जो वास्तव में निर्वाण की शक्ति को चूसने और उसे ऊर्जा में परिवर्तित करके स्वयं को उन्नत करने में सक्षम था। घोस्ट किंग आमने सामने की लड़ाई में दृढ़ था, जबकि घोस्ट क्वीन अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ी। उनकी अनोखी क्षमताओं के साथ उनके समन्वय ने फैंग फाइटियन और हुआंग फेइवु के लिए लड़ना बेहद मुश्किल बना दिया। भूत राजा और भूत रानी दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास संयुक्त आक्रमण क्षमताएं हैं। हुआंग फेइवु के पास एक मौका हो सकता था यदि वह घायल न होती, लेकिन अब मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा, डीएस बड़ी ई ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। निश्चित रूप से, जैसी कि उम्मीद थी, फैंग फेटियन और हुआंग फेइवु को युद्ध से पीछे हटने और लड़ाई जारी रखने में अधिक समय नहीं लगा। उनके वापस चले जाने के बाद भूत राजा और भूत रानी ने उनका पीछा नहीं किया, बल्कि किसी और को कोई मौका न देते हुए गुफा में वापस लौट गए। कुछ समय तक कोई भी गुफा की ओर नहीं गया। कुछ टीमें जो तैयार थीं, वे असुर भूत रानी के अचानक प्रकट होने से चौंक गईं, जिससे उनकी योजनाएं बाधित हो गईं। लिन शेन ने डीएस बड़ी ई और बिंग लिया को देखा और पूछा, आप क्या सोचते हैं? हुआंग फेवु फैंग फेटियन से कम शक्तिशाली नहीं है। उसके घायल होने का मुख्य कारण गुफा के अंदर की अंधेरी ऊर्जा थी। एक और भूत रानी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मुझे चिंता है कि अंदर अन्य असुर भूत राजा या रानियां हो सकती हैं, बिंग लिया ने कहा। चलो अपनी किस्मत आजमाते हैं, लिन शेन ने सोचा। उसका विकास सिद्धांत अंधकार में ऊर्जा से नहीं डरता था और उसकी शारीरिक शक्ति पर्याप्त थी। भले ही अंदर अन्य भूत राजा और रानियां हों, वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। डीएस बड़ी ई ने लिन शेन को देखा और कहा, चलो पहले भूत राजा और भूत रानी को बाहर निकालते हैं और आप अंदर जाने का मौका लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम मूल योजना पर ही टिके रहेंगे, लिन शेन ने सिर हिलाया। वे तीनों पहाड़ से नीचे उतरे और अंधकार में ऊर्जा से घिरी गुफा की ओर चल पड़े। पहाड़ पर मौजूद निर्वाण प्राणी तब तनाव में आ गए जब उन्होंने डीएस बड़ी और बिंग लिया को गुफा की ओर जाते देखा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और अधिक सामग्री का अनुभव करें। इन दोनों की प्रतिष्ठा फीनिक्स कबीले के सदस्यों से कम नहीं थी। अगर वे सफल हो गए तो वहां मौजूद लोगों की सारी तैयारी बेकार हो जाएगी। फैंग फेयन और हुआंग फेवु एक पहाड़ की चोटी पर उतरे और वहां से नहीं गए। फैंग फेयन डीएस बड़ी ई और अन्य लोगों पर नजर रखते हुए हुआंग फेवु के घावों का इलाज कर रहा था। यदि डीएस बड़ी ई और कंपनी असफल हो जाती तो उन्होंने हुआंग फेवु के घाव ठीक होने तक इंतजार करने और फिर से चुनौती देने की योजना बनाई। अपने पिछले अनुभव के आधार पर जब उनकी स्थिति ठीक हो गई तो उन्हें विश्वास हो गया कि वे पालतू अंडे प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। वह आदमी कौन है? डीएस बड़ी ई और बिंग लेया जैसे लोगों के साथ घूम रहा वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। मुझे उसके बारे में कोई आभास क्यों नहीं हो रहा है? वास्तव में ऐसा कोई आभास नहीं है। वह उन एकांतप्रिय शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक हो सकता है, किसी ने अनुमान लगाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या डीएस बड़ी ई निर्वाण में वापस लौट आया है। अगर वह नहीं लौटा है तो मुझे डर है कि उसके लिए भूत राजा और भूत रानी का मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल होगा। उनका संयोजन थोड़ा अजीब लग रहा है। डीएस बड़ी ई सुप्रीम कबीले से है, बिंग लिया स्नो कबीले से है। हालांकि उस व्यक्ति ने एक कवच पहना हुआ है जिससे उसके कबीले को पहचानना मुश्किल है, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट से लगता है कि वह न तो सुप्रीम कबीले से है और न ही स्नो कबीले से। ऐसी तिकड़ी एक साथ कैसे आ गई? एड्स बाय पब फ्यूचर। जब सभी लोग चर्चा में व्यस्त थे, बिंग लिया पहले ही गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुकी थी। डीएस बड़ी ई और लिन शेन थोड़ा पीछे चल रहे थे।
विशेष रूप से लिन शेन, जो सबसे पीछे खड़ा था, अंधेरी ऊर्जा के बीच खड़ा था और अपने शरीर को अंधेरी हवा की ठंडक का एहसास करा रहा था। घोस्ट गेट स्टार पर तापमान पहले से ही बहुत कम था और यह डार्क एनर्जी बेहद ठंडी थी। अंधेरी हवा के बीच खड़े होने से लिन शेन को ऐसा लग रहा था जैसे वह जमकर जम जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि हुआंग फेई गुफा में भाग गया और इतनी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह मुख्य रूप से इस अंधेरी ऊर्जा के कारण है। लिन शेन ने महसूस किया कि अपने शरीर की ताकत के बावजूद वह ठंड के आक्रमण का सामना नहीं कर सका, जिससे उसका शरीर इतना कठोर हो गया कि मानो उसकी कोशिकाएं भी जमने वाली थीं। सौभाग्य से विकास सिद्धांत प्रभावी हुआ। लिन शेन को पहले से ही कम तापमान का प्रतिरोध करने का काफी अनुभव था, इसलिए उसने इसे एक समस्या के रूप में नहीं देखा। दूसरी तरफ असुरभूत राजा फिर से एक अथक मशीन की तरह आगे बढ़ा। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद उसकी ताकत कम होने का कोई संकेत नहीं था। बिंग लेया ने सीधे अपने आर्मगार्ड लाइफ बेस को बुलाया और असुरभूत राजा के साथ एक भयंकर युद्ध में शामिल हो गया। लिन शेन और डीएस बड़ी ई ने मदद करने के लिए आगे आने का कोई इरादा नहीं दिखाया। बिंग लेया अकेले ही असुरभूत राजा से लड़ रहा था और भयानक युद्ध शक्ति का प्रयोग कर रहा था। लिन शेन ने कुछ आश्चर्य के साथ बगल से देखा। वह पहले भी बिंग लेया के हमले के समय ही खड़ा था। उसने कभी बिंग लेया की क्षमता को सही से नहीं देखा था। अब ये देखना कुछ चौंकाने वाला था। बिंग लेया के कौशल नर्म और भयावह की ओर झुके हुए थे। उनकी मुट्ठी शक्ति आश्चर्यजनक रूप से असुरभूत रानी के समान थी, चुप और बिना किसी चेतावनी के। अंतर यह था कि बिंग लेया की मुट्ठी शक्ति बहुत धीमी थी, इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि उसके मुक्के कहाँ लगेंगे। कई बार असुरभूत राजा अनजाने में बिंग लेया की मुट्ठी शक्ति से टकरा गया। दुर्भाग्य से असुरभूत राजा की भूत ढाल की रक्षात्मक क्षमताएं बहुत मजबूत थीं और बिंग लेया की मुट्ठी शक्ति इसे तोड़ नहीं सकी। एड्स बाय पब फ्यूचर। दर्शक भी बिंग लेया की ताकत देखकर आश्चर्यचकित थे। फैंग फीतियन की तरह उसने अकेले ही असुरभूत राजा का सामना किया। तुम रुको, मैं पहले अंदर जाऊंगी, डीएस बड़ी ई ने कहा, ये देखते हुए कि समय सही था, और गुफा में भाग गई। उसका लक्ष्य पालतू अंडे नहीं था, बल्कि लिन शेन के लिए जगह बनाने के लिए असुरभूत रानी को लुभाना था। ठीक है, लिन शेन ने सिर हिलाया और अंधेरी ऊर्जा के बीच खड़ा हो गया। विकास सिद्धांत को बदलने दिया और अंधेरी ऊर्जा की अत्यधिक ठंड के अनुकूल होने के लिए अपने शरीर को मजबूत किया। डीएस बड़ी ई के गुफा में प्रवेश करने के बाद असुरभूत राजा ने दहाड़ते हुए उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन बिंग लेया ने उसे उलझा दिया, जिससे वह बाहर नहीं जा सका। बिंग लेया ने अपनी मुट्ठियों को उन्मत्तता से घुमाया, जिससे हवा में ड्रैगन जैसी बिजली की धाराएं घूमने लगीं, जिससे असुरभूत राजा के सभी वापसी के रास्ते बंद हो गए और उसे गुफा में लौटने का कोई मौका नहीं मिला। असुरभूत राजा की ब्लेड क्यूई और भूत शील्ड एक साथ बाहर आ गए, जिससे बिंग लेया के घूंसे चकनाचूर हो गए। भूत ढाल को कमजोर करने की क्षमता के बिना बिंग लेया ने कौशल और रणनीति का उपयोग करके पूरी तरह से असुरभूत राजा के खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रखी। उसकी मुट्ठी की शक्ति अनिश्चित थी, कभी तेज, कभी धीमी, कभी कभी यह भयंकर रूप से गरजती थी, कभी कभी यह शांत और गुप्त होती थी। भूत जैसी हरकतों के साथ मिलकर असुरभूत राजा को ऊपरी हाथ नहीं मिल पाता था। लिन शेन को यह बहुत दिलचस्प लगा और उसने सोचा कि शायद उसने पहले बिंग लिया को कम आंका होगा। अगर उसकी अजीबोगरीब स्थिति न होती, जिसके कारण बिंग लिया उसकी रक्षा को तोड़ने में असमर्थ था, तो वास्तव में कौशल में उससे बेहतर प्रदर्शन करना आसान नहीं होता। कुछ ही देर में डीएस बड़ी ई गुफा से बाहर आ गई, जिसका पीछा असुरभूत रानी कर रही थी। लेकिन वह हुआंग फेईवू की तरह लथपथ नहीं था और घायल भी नहीं था। उसके चारों ओर तारों की रोशनी चमक रही थी और जब असुरभूत रानी की अदृश्य अमूर्त ब्लेड क्यूई ने उन तारों को छुआ, तो वे तुरंत फट गए और ब्लेड क्यूई का कोई भी हिस्सा डीएस बड़ी ई के शरीर तक नहीं पहुंचा। डीएस बड़ी ई सचमुच निर्वाण में लौट आए है। डीएस बड़ी ई अभी भी मजबूत है। असुरभूत रानी, जिसने हुआंग फेईवू को बुरी तरह घायल कर दिया था, उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। ऐसा लगता है कि डीएस बड़ी ई ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, अन्यथा असुरभूत रानी शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाती। इस बार पालतू अंडे छीन लिए जाएंगे। डीएस बड़ी ई के निर्वाण में वापस आने के साथ वे मात्र पालतू अंडे आसानी से पहुंच में हैं। बैकवोट बैकवोट बैकवोट।